हाँ जी, आप में से किसी ने एक्सरसाइज करी कोई डिविजनल चार्ट्स को लेके? नहीं करी? भाई बोलो, कोई बोल ही नहीं रहा है कुछ भी। आवाज आ रही है मेरी, नहीं आ रही है? आवाज तो आ रही है, कर ही नहीं है इसलिए नहीं बोल अच्छा, रहा। चलो ठीक है। आज थोड़ा फिर आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप्स एंड मैरिज का स्टार्ट कर रहे हैं आज से। मेरे ख्याल से 2 या 3 क्लासेस में हो जाएगा कवर। आप बताएं, मैरिज पैरामीटर्स आप लोग क्या-क्या देखते आए हैं अब तक, कैसे देखते हैं? 7th हाउस, 7th लॉर्ड, लग्ना, जुपिटर, वीनस, मार्स। और D9 में वो कहाँ प्लेस्ड है? D7 का 7th हाउस का लॉर्ड कहाँ प्लेस्ड है D9 में, लगन लॉर्ड कहाँ प्लेस्ड है, एंड वही बाकी जो उनके कारक ग्रह हैं उनकी पोजीशन इन D9। अच्छा, Placement and aspect on the 7th Lord and 7th house. ओके। और कोई इसमें जेमिनी भी यूज करता है? जेमिनी एस्ट्रोलॉजी नहीं? जैमिनी करी थी सर, जब हमने जैमिनी पढ़ी थी भारतीय विद्या भवन में, धारा कारक से देखते हैं, लेकिन अभी तो सब बोला हुआ है। अच्छा। और मार्स क्यों देखते हैं? किसी ने मार्स बोला था, तो मार्स क्यों देखते हैं? मार्स शायद फिजिकल इंटीमेसी के लिए। ओके। और जुपिटर क्यों देखते हैं? मतलब देयर इज अ कंट्रोवर्सी लाइक कि कई लोग मार्स को एज अ हस्बैंड कंसीडर करते हैं, कई लोग जुपिटर को, एंड जुपिटर इज द कारक ऑफ लाइक मैरिज। तो उसकी कारक का मतलब उसका सिटिंग कैसा है मतलब चार्ट में, तो उस हिसाब से वो चीजें मिलेंगी। जुपिटर कारक कैसे है शादी का वैसे? कोई जुपिटर स्पेसिफिक एंड वीनस रीजन? बोथ बोलते हैं ना कि ब्लेसिंग्स होनी चाहिए, वीनस आल्सो एंड जुपिटर। I think Jupiter for girls, and for men we see Venus. ओके। नहीं, बट व्हाई जुपिटर? जुपिटर में ऐसा क्या है? व्हाई जुपिटर? It's a good planet. He's a अरे भाई, गुड और बैड प्लेनेट होने से वो कारक का थोड़ी बना देगा शादी का। शादी का। फीमेल के हॉरोस्कोप में तो उसको हम पति का कारक भी मानते हैं, सम उसमें कई मंगल भी मानते हैं, लेकिन गुरु उसके लिए जुपिटर का पति का कारक भी माना जाता है। ये शोर आ रहा है किसी के एंड से? अच्छा, मुझे एक डाउट कंफर्म करना था कि जैसे जेमिनी जब देखते हैं तो जो डीके होता है, तो जो डीके सपोज कोई वीनस है या सैटर्न है, किसी का कुछ भी है, तो जो उसके ट्रेड्स होते हैं वही हस्बैंड के ट्रेड्स होते हैं। पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है। पर अच्छा। सिर्फ डीके ही नहीं देखते हो, जेमिनी में भी, उसमें भी 2-3 तरीके से आप अलग अलग मेथड यूज करके देखते हो। मेन जो उसमें फोकस आता है वो आता है उपपद लग्न का। 7th हाउस का उपद लगना, AL एंड UL ना, नहीं नहीं दोनों का नहीं, पोजीशन उपपद लग्न और उसका रूलिंग लॉर्ड। उपपद लग्न होता है 12th हाउस का। 12th लॉर्ड। ओके ओके, 12th हाउस का जो पद कहाँ गया, किस घर में गया, जिस ठीक भी है, घर में गया, जिस राशि में गया, दैट बिकम्स द उपपद लग्न, ओके यानी कि 12th पदा। ओके। और सॉरी, तो इसमें भी अलग अलग मेथोडोलॉजी है। जेमिनी में तो कैलकुलेशन ही बहुत वेरी करती हैं, डिफरेंट डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर्स डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं। आप लोग अगर जे होरा यूज करते हो, जे होरा में इतने मल्टीपल वेज से कैलकुलेशन है जेमिनी की। अगर आपने सेटिंग सही नहीं कर रखी होंगी तो वो चार्ट भी गलत दिखाएगा, क्योंकि आप शायद वो वाली मेथोडोलॉजी नहीं पढ़े हो जिससे वो चार्ट बना के दिखा रहा है। तो आपको उसके लिए सेटिंग्स उसकी सेट करनी होंगी।
बट एनीवेज मैरिज पैरामीटर्स का जो आप जैसा आप सभी ने बोला, मैं एक बार कंसाइज वे में रिपीट कर देता हूँ, आप लोग नोट डाउन करना चाहो तो कर लेना। 7th हाउस को हम देखेंगे, प्लैनेट इन 7th हाउस को हम देखेंगे, देन द 7th लॉर्ड ऑफ द 7th हाउस, फिर डिस्पोजिटर ऑफ 7th लॉर्ड, और वीनस एज अ कारका ऑफ 7th हाउस, देन जुपिटर एज अ कारक ऑफ हस्बैंड। ये जो जुपिटर वाली थ्योरी है ये आती है भृगु नाड़ी से। भृगु नाड़ी में जुपिटर को कारका कहा गया है हस्बैंड का। अदरवाइज और बाकी सारी नाड़ी एस्ट्रोलॉजीज में अगर आप जाओगे तो वहां पे भी देखोगे। इनफैक्ट अब तो वैदिक लिटरेचर में भी मार्स को कारका माना जाता है। Why? Because it is the first house of a natal natural zodiac and Venus occupies the 7th house. तो मेल फीमेल दोनों आपस में मार्स एंड वीनस का है 1/7 का एक्सेस नेचुरल जोडियक में, इसलिए मार्स। लाइक आप कह रहे हैं जुपिटर एज अ हस्बैंड करेंगे तो मेल चार्ट में वीनस को वाइफ कर देंगे। हाँ, फीमेल चार्ट में जुपिटर एज अ कारका लिया जाता है हस्बैंड का, पर आप जुपिटर के साथ साथ मार्स को जरूर देखें और मार्स को ही प्राइमरीली इंपॉर्टेंस दें। जुपिटर वाला युग चला गया, अब भोगी वाला युग है, सतयुग चला गया। ठीक है, और वीनस दोनों के केस में लेना पड़ेगा? हाँ, वीनस तो दोनों के केस में देखो नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ मैरिज है वो, इररिस्पेक्टिव जुपिटर एंड मार्स। तो सपोज किसी लड़के की कुंडली देखते हैं तो उसको अगर हमें एज अ उसकी वाइफ देखनी है तो उसमें वीनस की कंडीशन मेन होगी या 7th लॉर्ड या हाउस की मेन होगी? नहीं, दोनों चीज मैटर करेगी ना। 7th हाउस 7th लॉर्ड तो प्राइमरीली है, वीनस फिर एडिशनल है क्योंकि वो कारका है। ठीक है। कारका इज नॉट द प्राइमरी फैक्टर। प्राइमरी फैक्टर हमेशा रूलिंग लॉर्ड बनेगा, रूलिंग लॉर्ड और उस हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट। ओके। फिर नक्षत्र लॉर्ड आप देख सकते हो इन्हीं सभी प्लैनेट्स का जो 7th हाउस में बैठे हैं। 7th लॉर्ड है, वीनस है, जुपिटर, मार्स है, ठीक है। इन सब के आप नक्षत्र लॉर्ड देख सकते हो। फिर आपको नवांशा और नवांशा लॉर्ड देखना है, ठीक। और फिर अगर आप जेमिनी में जाते हो तो 7th हाउस का पद कहाँ गया है 7th लॉर्ड से, वो आपको देखना है। और उपपद लगना देखना है आपको, ठीक है। और वो 12th लॉर्ड से कितनी दूर गया, वो चीजें देखनी है। बाकी in addition to all these things you should also look for 2nd house 2nd lord, 4th house 4th lord, 5th house 5th lord, and then 8th house 8th lord, 9th house 9th lord। सेकंड हाउस करेंगे, एक मिनट रिपीट करेंगे, मैं लिख रही हूँ एक्चुअली। हाँ जी, इन एडिशन जो भी 7th हाउस 7th लॉर्ड से रिलेटेड जो पैरामीटर्स थे उनके अलावा आप क्या क्या देख सकते हो, क्या क्या देखने चाहिए। 2nd हाउस 2nd लॉर्ड, कई बार विद इन द फैमिली शादियां हो जाती हैं, जैसे कि साउथ इंडिया में हिंदू कल्चर में भी फैमिली के अंदर अंदर में शादियां हो जाती हैं, जैसे मामा के बेटे से हो गई है ना, मौसी की बेटी से हो गई, इस तरीके से। Yes. ये कल्चर मेरे ख्याल से ईस्ट इंडिया की तरफ में भी है और कुछ अभी नॉर्थ इंडिया में भी है, पूरी तरीके से रेडिकेट नहीं हुआ नॉर्थ इंडिया से भी। 4th हाउस 4th लॉर्ड क्योंकि ये पारिवारिक सुख दिखाता है तो इसलिए आपको ये देखना चाहिए। सॉरी, किसी के शोर आ रहा है पीछे से। फिर 5th हाउस 5th लॉर्ड, ये आप जैसे लव मैरिज का किसी का कुछ चार्ट है उसके बेसिस पे आप देख सकते हो कि लव मैरिज करनी है नहीं करनी, और साथ में प्रोजनी का सुख है नहीं है,
उस फैक्टर के लिए आपको 5th हाउस 5th लॉर्ड देखना है एंड देन एकांत, मुझे एक चीज पूछनी है इसमें, जैसे जो ये फिफ्थ लॉर्ड वाले कॉम्बिनेशंस बनते हैं लव मैरिज वाले, बहुत अच्छे अच्छे भी बनते हैं, बट कई बार हम हर पूछते केस तो में उनकी नहीं लव होती। मैरिज नहीं हाँ, होती। नहीं होती। तो फिर वो हम उनको क्या बोले, मतलब हम पूछते हैं बट ऐसा बिल्कुल होता है एंड रिपीट भी होता है कई बार D9 में सेम कॉम्बिनेशन, हाँ, बट नहीं होते मतलब उनकी नहीं, आप मैरिज बस लव ये मैरिज। देखो, आप उसको लव मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट मत करो। एक लव फ्रॉम मैरिज भी आप देख सकते हो ना उसको। अच्छा। मैरिज में एक कितना अफेक्शन बन रहा है दोनों के बीच। मैरिज का जो सुख है, मैरिज में प्यार मिलेगा नहीं मिलेगा। और दूसरा ओके। जैसे, लेकिन कई लोग कहते हैं 5th लॉर्ड इन 7th आ जाए, 7th लॉर्ड इन 5th आ जाए तो वो राजयोग बनता है ना। त्रिकोण का लॉर्ड लॉर्ड केंद्र में, केंद्र का लॉर्ड त्रिकोण में। बट ये 5th और 7th के हाँ जी। लिए एक एक्सक्लूसिविटी है कि ये राजयोग भंग हो जाता है यहाँ पे। ये राजयोग ओके। प्रोमिनेंटली नहीं बनता। ओके। क्यों, रीजन क्या है इसका? 5th और 7th में थोड़ा सा डिस्प्यूट है, पर इसको जब आगे राजयोग बता करेंगे तब उसमें मैं बता दूंगा, अभी मैं इस टॉपिक पे नहीं जा रहा। बट इसमें है, ये क्लासिकल टेक्स्ट में ही मेंशन्ड है कि ये भंग हो जाता है यहाँ पे राजयोग 5th एंड 7th का। सॉरी, धक्का लग रहा है आज। आज आपकी एक तबीयत सेकंड। ठीक नहीं है? नहीं, तबीयत तो ठीक है, पर अभी धक्का लग रहा है। एक सेकंड रुकिए, पानी पानी पी पानी लूं। पी लीजिए। हाँ जी, 8th हाउस 8th लॉर्ड देखते हैं फिर। उसको कई लोग मांगल्य स्थान करके देखते हैं और कई लोग सेक्स लाइफ के रिलेशनशिप में देखते हैं इन मैरिज। फिर 9th हाउस 9th लॉर्ड, ये बेसिकली भाग्य की वजह से शादी हो गई, या किसी एक बहुत सारे इंडियन कल्चर में बहुत लोगों के गुरु होते हैं ना, गुरु की फॉलोअरशिप होती है लोगों की। कहीं मंदिर जाते हैं, कहीं किसी आश्रम को ज्वाइन कर लिया, माता पिता ने किसी सत्संग को ज्वाइन कर लिया, तो कईयों की शादी उस फैक्टर की वजह से हो जाती है। वहां बैठे बैठे किसी से चर्चा हो गई, वहीं से लड़की मिल गई या वहीं से लड़का मिल गया। कई बार गुरु प्रिस्क्राइब कर देता है कि भाई अपने बच्चे का शादी इसके साथ करवा दो, ये अच्छा रहेगा। तो उसमें 9th 9th। हाउस का रोल होता है हाँ ऐसे जी। केसेस में? हाँ। उसका एक एग्जाम्पल करवाना था। ठीक है। फिर बाकी आप इसको लग्ना, मून एंड सन, इनसे भी देखते हो। मून से जब देखते हो तो मून को आप लगना बना रहे हो, सन से आप देखते हो तो सन को लगना बना रहे हो। ऐसे ही सिग्निफिकेटर को लगना बना के भी देखा जाता है। और फिर आगे आ जाता है प्लैनेट्स इन 7th हाउस। कौन से प्लैनेट 7th 12th हाउस? हाउस को नहीं देखेंगे क्या? हाँ जी, 12th हाउस नहीं बताया आपने, इसमें 12th हाउस का नहीं है कोई रोल? बताया तो मैंने अभी शुरू में 12th बताया हाउस, ना। 12th, हाँ, जब हम उसमें जाते हैं, जेमिनी में जाते हैं तो 12th पता नहीं बताया। नहीं उसमें जैमिनी से तो बताया है, वैसे भी हम 12th हाउस फॉर बेड प्लेसेस इसमें भी चेक करेंगे ना, वैदिक से भी। नहीं, वो तो आप उसको शादी का सुख में लेके चाहोगे, वो शादी नहीं दिखा रहा है ना। अच्छा, ओके। 12th हाउस इज आफ्टर पोस्ट मैरिज वाला रिलेशनशिप है ना 12th हाउस तो। ओके। पर जो जेमिनी है उसमें 12th हाउस को इम्पोर्टेंस ज्यादा दी गई है, बजाय दारा कारक के, जैसे भी कोई बोल रहा था, जी। है ना। 12th हाउस का काफी प्रोमिनेंट सिग्निफिकेशन है जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में। तो उसको आप देख सकते हो, लेकिन वैसे अगर वैदिक टेक्स्ट के बारे में बात करूंगा तो वो पोस्ट मैरिज वाला रिलेशनशिप है, नॉट ओके। प्री मैरिज और एट द टाइम ऑफ मैरिज। अब जैसे अगर 7th हाउस में अगर सन होगा, इट गिव्स
unhappy marital life unless it is aspected by a benefic, D1 D9 दोनों या एक में? primarily D1 में। D9 में होगा तो ज्यादा प्रॉब्लम है, मतलब D1 और D9 दोनों में अगर है तो ज्यादा प्रॉब्लम है। सर अगर ये अपनी राशि का है तो? किसी के भी हो, अपनी राशि का भी हो तो भी। सर कौन सा प्लेनेट बताया जो मतलब नेटवर्क का इशू था? सन इन 7th हाउस। अच्छा ठीक है। सन इन 7th हाउस। पार्टनर जो होगा वो डोमिनेटिंग होगा। ये D1 में बताया ना, अगर सिर्फ D9 में हो तो, D1 में नहीं हो तो? D9 में होगा तो थोड़ा बाद में आ जाएगा, इनिशियल के ईयर्स अच्छे होंगे, थोड़ा बाद में उसका इफेक्ट दिखेगा। सर इसके साथ शनि भी हो तो? क्या हो? शनि भी हो तो? शनि भी हो तो? मैं कनी क्या, मैं समझा नहीं। शनि अच्छा शनि। सैटर्न। शनि हो तो और भी बढ़िया, सोने पे सुहागा है वो तो वो शादी नहीं चलने देगा। नहीं, अगर D9 में भी हो तब भी, मतलब सिर्फ D1 में ना हो, D9 में हो तो ऐसे आप बोल रहे हो लेटर एज में हो सकती है प्रॉब्लम। हाँ जी, अगर D9 में है तो थोड़ा सा शादी की जो शुरू के 1-2 साल है वो बेटर कट जाएंगे, बट जैसे जैसे प्रोग्रेस होगी उसमें डिस्प्यूट्स बढ़ते चले जाएंगे। D1 में है तो इनिशियल ईयर्स में हो जाता है, और D9 बेटर है तो लेटर ऑन मैरिटल लाइफ बेटर होती चली जाएगी अगर शुरू के ईयर्स संभल गए। और बेनिफिक एस्पेक्ट है तो बेटर हो जाएगा फिर। हाँ, बेनिफिक एस्पेक्ट है तो कंट्रोल हो जाएगा, एक सेविंग ग्रेस मिल जाएगी। सर चाहे शनि अपनी राशि का भी हो तो भी? मैडम कोई सी भी राशि का हो, शनि और सूर्य अगर 7th हाउस में है, डेफिनेट प्रॉब्लम्स इन मैरिटल लाइफ। अब वो Sir, sometimes they say late marriage में ठीक हो जाएगा, suppose if the person gets married after 33-35 years, थोड़ा वैसा हाँ। देखो उसका रीजन क्या है, उसका कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है। उसका रीजन सिर्फ ये है कि बंदे में मैच्योरिटी आ जाती है, चीजों को समझने का, डील करने का बैलेंस आ जाता है। अब जिसकी मैरिज ही लेट हो रही है तो वो तो अपनी शादी नहीं तोड़ना चाहेगा ना। करेक्ट। उसे ये भी पता है कि भाई मेरी पहली बहुत मुश्किल से हुई है। मैच्योरिटी। हाँ, मैच्योरिटी। हाँ, that is आप right. चीजों को इग्नोर करना शुरू कर देते हो। और सैटर्न का एक हमेशा एक टेंडेंसी है, एज यू ग्रो यू बिकम मोर स्मार्टर, है ना। आप ऑब्जर्व करते हो, आप बैलेंस लाते हो लाइफ में, आप लोगों को रेस्पेक्ट देते हो, आप रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना सीख चुके होते हो। बट स्टिल सैटर्न एंड सन आर टुगेदर इफ दे आर इन्फ्लुएंसिंग द 7th हाउस टुगेदर, 7th हाउस और 7th लॉर्ड, तो वो प्रॉब्लम देगा ही देगा। शादी ना टूटे इज अ डिफरेंट थिंग, कि डिवोर्स नहीं हुआ, सेपरेशन नहीं हुआ, बट स्टिल अनहैप्पी मैरिटल लाइफ। सवाल ही पैदा नहीं होगा कि वो ऑब्स्ट्रक्शन ना लाए मैरिटल लाइफ में। और सन सैटर्न का जब भी इन्फ्लुएंस आता है 95% केसेस में या 90% केसेस में आपको यही देखने को मिलेगा, वो डिलेड मैरिज का चार्ट बन जाएगा, नंबर 1। करेक्ट। दिस इज ट्रू सर, मेनी केसेस आई हैव सीन डिलेड मैरिज होता है 33-35 इयर्स, 37। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे 7th हाउस में लेट्स से लियो साइन है एंड सैटर्न इज प्लेस्ड ओवर देयर, तो सन एंड सैटर्न आर टुगेदर इन्फ्लुएंसिंग 7th हाउस। करेक्ट। One is the dispositor, the Rashi occupant of the 7th house, and one is occupying 7th house by placement. Correct. है ना, vice versa में भी कर सकते हो। Say sun in Saturn's house. Let's say sun is in Lagna and there is Aquarius or Capricorn sign in the 7th house. हाँ, correct. ठीक है, वो भी आप ले सकते हो। Influence. Sun is placed in the 7th house, Saturn is in the 10th house, again influencing 7th house by the 10th aspect. इस तरीके से आप ले सकते हो। तो अगर Sun and Saturn if they are influencing 7th house, 7th lord together, definite problems in marriage. Sir, what about कर्क लग्न? मैडम अभी तो मैंने बताया कर्क लग्न का। करेक्ट। अभी तो बोला मैंने कि अगर सन लग्न में है एंड
नहीं And- सर, मैं ये पूछ रही हूँ कर्क लगन में सन एंड सैटर्न इन 7th हाउस। तो लग्न कोई सा भी हो ना, मैं तो 7th हाउस को बोल ही रहा हूँ आपको कि 7th हाउस को जब भी वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो प्रॉब्लम देंगे। ओके। लगना कोई कुछ भी हो जाए, कितना भी बेनिफिक का हो जाए, कितना भी मेलेफिक का हो जाए, बट अगर 7th हाउस को डोमिनेट कर रहे हैं सन एंड सैटर्न टुगेदर, डेफिनेट प्रॉब्लम्स इन मैरिटल लाइफ। आप इसको हाँ, दूसरे दो तरीके मेरे से पास देखिए। एक दोनों के केस भी दोनों ही था। प्लैनेट सेपरेटिव प्लैनेट्स हैं। एक सेपरेट करता है विल से, एक सेपरेट करता है अपनी क्या कहते हैं, अपने ऑरा से, कि उसका बेशक मन नहीं है कि वो आप उससे दूर रहो, बट स्टिल इट कैन नॉट हेल्प यू। सन के नियर बाय मैं आप जा ही नहीं सकते ना, चाह के भी नहीं इसी जा पे सकते। एक चीज बोल रही हूँ। एक केस था मेरे पास, जो मतलब शादी तो 10 सालों से चल रही है एंड बाहर से सब अच्छा लगता है, पर सन सैटर्न 7th हाउस में। तो जो वाइफ ने बताया वो ये था कि हस्बैंड भी मतलब वाइफ पे हाथ उठाता है और वाइफ भी फिर हस्बैंड को मारती है। तो मतलब काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक शादी है वो। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, शादी सेपरेशन हो ना हो, सेपरेशन इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट टेरिटरी। पर प्रॉब्लम्स इन मैरिटल लाइफ 100% नहीं, मैं कहूंगा 1000% है। वो नेटिव की समझदारी के ऊपर है, वो किस तरीके से अपनी शादी चला निकलता है। कि ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, आई विल गो थ्रू इट, आई विल फेस इट, एंड आई विल मेक माई मैरिज एटलीस्ट इन द आई ऑफ सोसाइटी, कि वो वर्क कर गई, अच्छी चल रही है, अच्छे निभ रही है, साथ रह रहे हैं। पर वहां पे सुख नहीं है। आप इसको दूसरे तरीके से भी देखो, अगर सैटर्न 7th हाउस में है, इट इज गोइंग टू आस्पेक्ट द 4th हाउस, द लग्ना। Correct, it will aspect Lagna. हाँ, तो सन अगर 7th हाउस में है, आपके पार्टनर का तो एक डोमिनेटिंग कैरेक्टर होगा ही होगा, बट बिकॉज इट इज आस्पेक्टिंग द लग्ना, तो लग्ना में भी वही क्वालिटीज आएंगी। ठीक है, अभी दो डोमिनेटिंग पर्सनैलिटीज को आप एक साथ बिठा दो तो क्या होगा। इसीलिए एक ऑब्जर्वेशन मेरी है, बहुत सारे मतलब बहुत सारे क्या क्लासिकल टेक्स्ट ना, सेम लग्ना को अगर मैच मेकिंग में आप जाते हो सेम लग्ना को बहुत हैप्पीली सोलोमनाइज करने की परमिशन देता है कि सेम लग्ना है, बहुत बढ़िया, नहीं अच्छा सर, में अच्छा सेम है, गो लगना की थ्रू कभी इट। नहीं बनती, पर कभी नहीं सेम, बनती। हाँ, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, सेम लगना इज द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक थिंग। बहुत केसेस देखे हैं सर मेरे में, नहीं हाँ, बनती। क्योंकि सेम अप्रोच, सेम एटीट्यूड, सिमिलर क्वालिटीज होती हैं दोनों नेटिव की, तो आर्ग्यूमेंट करने की जो टेंडेंसी है बिल्कुल सिमिलर आ जाएगी, तो कोई झुकेगा नहीं। जबकि मैरिज हो, चाहे पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप भी हो, कहीं ना कहीं 19-20 करके आपको कॉम्प्रोमाइज करके आगे चलना होता है। कभी आप अपनी रखते हो, कभी दूसरा अपनी रखता है, कभी आप झुकते हो, कभी दूसरा झुकता है, बट सेम लगना में वो चीज कभी नहीं मिलती, वहां ईगो ज्यादा काम में आ जाती है। और सन सैटर्न का एक मैं आगे भी बता दूंगा, मैच मेकिंग का जब करेंगे तो सन सैटर्न के लिए मैच मेकिंग में भी देखा जाता है सन सैटर्न। Position of both the charts, is it? हाँ Boys जी, and girls. हाँ, हाँ. ठीक है। स्ट्रॉन्ग मून अगर 7th हाउस में है, स्ट्रॉन्ग मून से मेरा मतलब है वैक्सिंग मून, और अगर वो वेनिंग मून है तो आप उसको 5th और 8th तिथि तक ले सकते हो, शुक्र ये कृष्ण पक्ष की, तो दैट इज स्ट्रॉन्ग मून। कुछ क्लासिकल टेक्स्ट 5th तिथि तक कहते हैं, कुछ 8th तिथि तक कहते हैं। But generally, waxing moon is strong. यस, पर वैक्सिंग मून में भी अगर सपोज करिए वो डेबिलिटेशन में आ जाएगा, एस्पेक्टेड बाय सैटर्न या एस्पेक्टेड बाय मार्स, तो फिर वो वहां पे स्ट्रांग नहीं रह जाता, राइट? Sir, but if moon is 7th lord, will it affect only the spouse or mother also? Because moon is karaka for mother. कार का हमेशा सेकेंडरी आता है,
प्राइमरीली लॉर्ड एंड जो रूलिंग लॉर्ड है हाउस का वो आप देखते हो। Oh, that comes first. यस, Okay. कार का Okay. हमेशा सेकेंडरी बनता है। Secondary. Okay. यस So spouse को ही इफेक्ट करेगा पहले। यस। फिर अगर स्ट्रॉन्ग मून है अगर इन द 7th हाउस, देन इट शोज हैप्पी अर्ली मैरिज, रोमांटिक आउटलुक ऑफ द पार्टनर। If waning moon, then the partner might be unfaithful. और अगर यहाँ पे बेनिफिक एस्पेक्ट है, then the partner will be faithful. ठीक है। अभी 7th हाउस में अगर मून है, पर अर्ली मैरिज तो दोनों केसेस में हो गई ना, वेनिंग एंड वैक्सिंग दोनों में ही। मून इन But, 7th हाउस। हाँ, बट वेनिंग मून में, वैक्सिंग मून में आपने बोला कि रोमांटिक पार्टनरशिप होएगी, बट इन द वेनिंग मून द अनफेथफुलनेस दोनों में रहेगी, Unless aspected by बेनिफिट। सर सर मैं ऐसा केस जानती हूँ जिस वो 36 साल का होने वाला लड़का, लेकिन मून 7th हाउस में शादी नहीं हुई, पर वो देख रहा है, राहु भी देख रहा है, शनि भी देख रहा है, मंगल भी देख रहा है। तो फिर उस पे क्या हुआ, आक्रमण हुआ ना मेलेफिक्स का ही। हाँ जी हाँ जी। तो वो तो 7th हाउस से स्पॉइल हो रहा है वहां पे। तो हाँ जी हाँ जी। तो फिर मैरिज का कहाँ सोच रहे हो आपकी पहले कैसे हो जाएगी फिर। ये तो देखो एक कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, आप इसके आप सिर्फ इसको लेके ये कह दो कि शादी हो जाएगी जल्दी, ये तो नहीं है ना। ये तो क्लासिकल टेक्स्ट जैसे बता रहा है मैं वो बता रहा हूँ। उसमें आपको क्वालिटी अगर आप देख रहे हो, टाइमिंग आप देख रहे हो, फिर तो बहुत सारी चीजें मैटर करेगी। अभी सपोज करो 7th हाउस का मून मैंने बोल दिया, ठीक है, और मून की दशा ही उस बंदे को नहीं मिलनी, तो आप क्या ये कहोगे कि अब उसकी शादी नहीं होगी, या आप ये कह दोगे कि जल्दी हो जाएगी। आपको और भी फैक्टर्स देखने होंगे। ये वाले फैक्टर्स प्रोमिनेंटली रोल प्ले करेंगे, बट दूसरे फैक्टर्स को भी तो आप छोड़ नहीं सकते ना। दूसरा 7th हाउस का जो मून है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है इसके ऊपर, वो ये है, ये बहुत ज्यादा रोमांटिक नेचर समझ लो कि बंदा सिर्फ रोमांसिंग में ही लगा रहता है, या उसके थॉट्स उसी में ही डूबे रहते हैं। एक इसका सेकंड जो फैक्टर बनता है वो है एक्सेसिव लस्ट, ठीक है, फॉर सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, चाहे वो बीवी के साथ हो, मतलब पति के साथ हो, पत्नी के साथ हो, या फिर किसी थर्ड पर्सन के साथ हो। तो मून इन 7th हाउस इज श्योर शॉट टू गिव दैट क्वालिटी टू द नेटिव। अभी वो फेथफुल है अनफेथफुल है वो तो वही जाने, बट आप प्लेनेट से ऐसे जज कर सकते हो कि उसमें वो क्वालिटी जरूर होगी। मेलेफिकली अफ्लिक्टेड है तो आप कह सकते हो दैट दिस पर्सन माइट बी हैविंग सम रिलेशनशिप आउटसाइड द मैरिज। बेनिफिकली एस्पेक्टेड है तो आप कह सकते हो कि कंट्रोल्ड वे में है, कि विद इन द लेजिटिमेसी में है चीजें, ठीक है। मार्स इन 7th हाउस, it may cause delay in marriage with ill health to the partner, disputes and even death of the partner early on, मतलब शादी के कुछ टाइम में ही। and it also indicates affectionate and passionate partner, जो possessive हो सकता है अपने पार्टनर को लेके, जो 2 मिनट के लिए छोड़ के राजी नहीं है। देन यहाँ पे एक और आ जाता है मार्स इन ओन हाउस। इफ इट इज इन ओन हाउस और जुपिटर्स एस्पेक्ट उसके ऊपर हो अगर, या कैंसर साइन में हो, तो इट इज नॉट हार्मफुल। जैसे मैंने अभी डेथ और डिस्प्यूट बोला विद द पार्टनर, सो लेट्स से अगर मार्स स्कॉर्पियो या एरीज का 7th हाउस में है तो वो चीजें नहीं देगा, या उसके ऊपर अगर जुपिटर का एस्पेक्ट आ जाए तो वो चीजें वो नहीं देगा, या फिर
कैंसर साइन में अगर 7th हाउस में मार्स हो तो भी वो चीजें वो नहीं देगा, क्योंकि एक तरफ उसकी हैप्पी स्टेट है कि वो अपने मतलब वहां का रूलिंग लॉर्ड है, एक तरफ इट इज लेस इन पावर पोटेंसी बिकॉज ऑफ द डेबिलिटेशन, और दूसरी तरफ है एक जुपिटर का बेनिफिक एस्पेक्ट। देन इफ मर्करी इज इन द 7th हाउस, इंटेलिजेंट, फॉर्चुनेट, आर्टिस्टिक, फर्स्ट वर्ड क्या बोला है? इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, फॉर्चुनेट, आर्टिस्टिक, और थोड़ा सा प्रिंसली एटीट्यूड, यानी कि आप कह सकते हो थोड़ा शो ऑफ वाला, या बेसिकली किंग एंड क्वीन का जैसे जो बच्चे होते हैं, थोड़ा रॉयल लाइफस्टाइल वाला, रिच कह सकते हो आप। सर हाँ जी, इंटेलिजेंट, फॉर्चुनेट, आर्टिस्टिक, ओके। पर ये सब चीजें तब होंगी व्हेन स्ट्रॉन्ग मरकरी है। स्ट्रॉन्ग मरकरी कब कब होगा? own house, फ्रेंडली साइन में हो, friendly sign. फॉन्ड हो, ऑस्पेक्टेड बाय बेनिफिक। हाँ, और ये तभी होगा लेकिन जब ये सन के साथ ना हो। अगर ये सन के साथ है तो फिर सन 7th हाउस में आ जाएगा, इट विल ऑल्सो इन्फ्लुएंस द 7th हाउस। फिर जो most chances are all the time it will be there with sun because they will be हाँ, moving. Most of the charts will have that combination. यस राइट। तो फिर सन भी तो अपने ट्रेट्स देगा ही ना वहां पे, इसलिए स्ट्रॉन्ग मरकरी एंड वीक मरकरी में थोड़ा यहाँ पे डिफरेंशिएशन दिया गया है। पर अगर सन के साथ है एंड इफ इट इज एस्पेक्टेड बाय जुपिटर और वीनस, तो एक पोटेंशियल लेवल उसका इन अ बेनिफिट वे इंक्रीजेस। वहां पे फिर आप उसको स्ट्रॉन्ग मरकरी कह सकते हो। ठीक है, अगर वीक मरकरी होगा देन अनहैप्पी मैरिटल लाइफ, इसका एक और भी रीजन है, मरकरी डुअलिटी के लिए फेमस है ना? एक से संतुष्टि नहीं, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, मल्टीप्लिसिटी। सो वीक मरकरी कैन गिव दैट। नेक्स्ट इज जुपिटर। मल्टीप्लिसिटी अबाउट द पार्टनर ना, पार्टनर होगा ना ऐसा, या नेटिव? नहीं, पहला चार्ट तो नेटिव का अपना है ना, 7th हाउस को वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। 7th हाउस आपकी नीड है, आपकी इच्छा है। पार्टनर तो वैसा होगा, ठीक है, कि मरकरी के ट्रेड्स पार्टनर में होंगे, पर 7th हाउस तो वो आपका अपना है ना, प्राइमरीली आपकी इच्छाएं। दोनों का हो गया फिर। हाँ, अभी जैसे मैंने मून इन 7th हाउस कहा, तो टेक्स्ट तो कह रहा है पार्टनर अनफेथफुल हो सकता है, पर मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, नेटिव खुद ही लस्टफुल होगा। राइट, पार्टनर बाद में भटकेगा, पहले नेटिव ही भटक जाएगा। ओके। क्यों है नेटिव लस्टफुल? क्योंकि वो नेटिव का 7th हाउस है। ओके, ठीक है, अगर आप उसको पार्टनर के सेंस में देखते हो तो देन इट बिकम्स द लग्ना, ओके। लग्ना ऑफ द पार्टनर। 7th हाउस को जब भी आप लग्ना बनाओगे, इट इज द लग्ना ऑफ योर पार्टनर। ठीक है, नेक्स्ट इज जुपिटर। फेथफुल, जेनरस, लकी, एंड नोबल। जो ये वाली क्वालिटीज होंगी पार्टनर के लिए, और मैरिटल लाइफ में ये चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हो।
और Same is the सर native. जुपिटर इन 7th हाउस तो हम कार को भावनाशना करते हैं, तो उस हिसाब से कहते हैं कि मैरिज सक्सेसफुल नहीं होती है। जुपिटर 7th हाउस का कारक है। हाँ, यही बोला कैसे जाता है, है? शादी का कारक हो गया ना, जैसे शादी का कारक है तो वो 7th हाउस शादी का कारक नहीं मैडम, शादी का कारक है ही नहीं जुपिटर। जुपिटर Venus कारक कब है शादी का? बताओ कहाँ पे, किसने आपको ये चीज बोली है? नहीं, वीनस तो है, बट आज की डेट में आप जैसे आप बोल रहे हो कि मंगल भी, हमें मंगल ज्यादा देखना है, बट नहीं पहले नहीं, आप थोड़ा टेक्स्ट सा में तो कंफ्यूज हो जुपिटर रहे हो। था। आप कंफ्यूज हो रहे हो। पार्टनर का कारक है, शादी का कारक नहीं है। दोनों में डिफरेंस है। हाँ, सर पार्टनर का सर ये कारक है। कहा जाता है कि जुपिटर जहां बैठता है वहां नुकसान करता है, इसलिए 7th हाउस को खराब करेगा। ऐसा नहीं है कि उसका जो खराब करने का जो रीजन है वो मैं अभी दूसरा बता देता हूँ आपको, बट वहां पे वो कारक का नहीं है 7th हाउस का। ये वाली थ्योरी जिस किसी ने भी कही है या आप खुद से इंटरप्रेट कर रहे हो, ये गलत है। कारका इज फॉर 7th हाउस इज ओनली वीनस। अगर मैं कह रहा हूं कि फीमेल के चार्ट में आप मार्स देखो तो वो कारका नहीं है 7th हाउस का। कारका ऑफ पार्टनर, ऑफ स्पाउस, ऑफ मेल पर्सनैलिटी। Okay. ठीक है, तो जब आप फीमेल के चार्ट में मार्स देखोगे या जुपिटर देखोगे तो उससे रिलेटेड उस लड़की के हस्बैंड की क्वालिटीज होंगी, उस तरीके का एक बिहेवियर पैटर्न होगा, उस तरीके की उसको चीजें मिली होंगी लाइफ में। अभी मार्स जैसे एज ए कार का आप देखते हो, इफ इट इज वेल प्लेस्ड इन अ फीमेल्स चार्ट, देन द स्पाउस के साथ जो एक रिलेशनशिप मिलेगा, एक अफेक्शन मिलेगा, वो अच्छा मिलेगा, वो एक केयरिंग स्पाउस मिलेगा। जुपिटर वेल प्लेस्ड है, जुपिटर भी वही क्वालिटीज देगा, एनहेंस करेगा अच्छी क्वालिटीज को। पर तो जुपिटर भी तो वीनस ड्यूअल साइन है। नहीं, जुपिटर डुअल साइन है, वो अलग चीज है, बट जुपिटर डुअलिटी को मरकरी की तरह रिप्रेजेंट नहीं करता है। मरकरी ओन्स द जेमिनाई साइन। जेमिनाई साइन इज द मोस्ट, कहूंगा, जो डुअलिटी वाली जो क्वालिटीज हैं वो जेमिनाई साइन में बहुत प्रोमिनेंटली आती हैं, बिकॉज उसमें जब आप उसका सिंबल देखोगे तो यू कैन इंटरप्रेट इट इज एज ट्विन गर्ल्स, और या आप मिरर इमेज कह सकते हो किसी की, है ना। लेस्बियंस और ये जो गे होमोसेक्सुअल जो मैरिजेस होती हैं उसमें जेमिनाई का काफी प्रोमिनेंटली रोल आता है, वो और किसी साइन में नहीं आता इतना प्रोमिनेंटली। कहने को डुअल साइंस तो 4 हैं, है ना। एक जो साइन है उसको तो सीधा वर्जिनिटी का साइन बोला गया है। कौन सा साइन है वो? वर्गो का सिंबल क्या है? एक लेडी विद अ स्टाफ इन हिज हैंड और व्हीट ग्रेन्स उसके पास हैं, बोट में वो चल रही है, ऐसा कुछ सिंबलाइज है। वो वर्जिनिटी का है। वर्जिनिटी का साइन है उसमें, क्योंकि जब आप उसका ट्रेट्स पढ़ोगे राशि के तो इट रिप्रेजेंट्स वर्जिन गर्ल। ओके। So can you just repeat that sentence, sir? Virginity, for virginity, which is that sign we see? वर्गो। Oh. वर्गो अगर साइन है, लेट्स से वुमन के चार्ट में लग्न या 7th हाउस को डोमिनेट कर रहा है, कुड बी अ पॉसिबिलिटी जहां पे बहुत लेट मैरिज हो या मैरिज ही ना करे। If Virgo is in 7th house or हाँ Lagna? जी, लग्न और 7th हाउस को अगर इन्फ्लुएंस कर रहा है। Okay. इन फीमेल्स चार्ट। Okay, only in female. हाँ, मेल को तो कोई वर्जिन मानता ही नहीं ना। Yes. नहीं, वर्जिन को हम ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं ना, जैसे मीन राशि का हो लगन पाइसेस और 7th हाउस में आए तो वो डिले लेट मैरिज हो उसकी। हाँ, मैं भी बोल रहा हूँ ना कि लेट मैरिज, इधर लेट मैरिज या आपको ये देखने को मिलेगा शायद शादी ही नहीं करी। ओके। पर इससे ये मतलब नहीं है कि और दूसरे साइनों में वर्जिनिटी इंडिकेट नहीं होती होगी या और दूसरे साइन में शादियां नहीं होती होंगी, सब में है। बट ये वर्गो के लिए टेक्स्ट डायरेक्ट लिखता है। ओके।
ठीक है। नेक्स्ट इज वीनस। सॉरी सर, मैं दोबारा से एक बार कंफर्म जुपिटर मैं वही कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा इसको, कि जुपिटर इन 7th हाउस तो बोला जाता है कि वो शादी को खराब करता है, तो प्लेसमेंट जुपिटर की हम 7th के अलावा कहीं और अच्छी प्लेसमेंट मानेंगे? नहीं जी, 7th हाउस का जुपिटर अच्छा है, ये कोई शादी को खराब नहीं करता। वो शादी को खराब तब करेगा सॉरी, वो शादी को खराब तब करेगा जब लेट्स से फीमेल पार्टनर इज वर्किंग इन अ मैरिटल लाइफ। अगर फीमेल पार्टनर भी वर्केबल है या वर्किंग है, प्रोफेशनली वर्किंग है, तब वो बहुत पॉसिबिलिटी है, हायर पॉसिबिलिटी है कि वो शादी को खराब करेगा, क्योंकि जुपिटर इज द प्लैनेट ऑफ एस्पिरेशंस। सुंदरम सर हमेशा इसको भोगी भोगी कहते थे, तो भोगी वाला प्लैनेट है। हाँ जी, जुपिटर को। हाँ जी, जीवा है, जीवा इज ऑलवेज अ भोगी। जीवा वेर एवर इट गोज इट एंजॉयज, वो हर चीज को बढ़ाता है ना, कारक है ग्रोथ का, एक्सपेंड। हाँ, सो दैट इज द रीजन। अगर जुपिटर 7th हाउस में है एंड इफ द वुमन इज नॉट वर्किंग, तब कोई इशू नहीं है। बट अगर वर्किंग, जुपिटर इन 7th हाउस। ओके। अगर फीमेल का चार्ट में जुपिटर इज इन 7th हाउस, इफ दैट लेडी और द वुमन इज नॉट वर्किंग, देन इट डज नॉट गोइंग, it won't affect the marital life. But if the woman is working, then it might create problems in marital life. इसके आप दूसरा रीजन भी समझ के चलो, 7th house is the 10th from the 10th. So career aspirations बहुत ज्यादा हाई हो जाती हैं जुपिटर इन 7th। और जब आप इसको एस्पेक्ट के थ्रू देखोगे, it is going to aspect the लग्ना, 3rd house and the 11th house, house of desires, gains and house of efforts, and lagna becomes I, the individual। ठीक है, उसकी एस्पिरेशंस भी बढ़ रही हैं, उसके डिजायर्स भी बढ़ रहे हैं, और उसका जो करेज है वो भी बढ़ रहा है। और ज्यादा करेज, ज्यादा डिजायर्स कैन प्रूव टू बी फेटल फॉर द मैरिटल हैप्पीनेस, unless the partner has similar traits and similar qualities। क्योंकि देखो, इंडियंस बाहर में तो ये चीजें नहीं है इतना प्रोमिनेंटली, बट इंडियन सोसाइटी में क्या है, लड़के से अगर आगे निकल रही है लड़की, तो लड़के को शायद प्रॉब्लम होना हो, फैमिली को प्रॉब्लम होने लग जाती है। करेक्ट, द बॉय विल नॉट हैव प्रॉब्लम, द फैमिली विल क्रिएट प्रॉब्लम। फैमिली उसकी काउंसलिंग करने लगती है, भाई ये तेरे से आगे निकल रही है, ये तुझे कुछ नहीं समझेगी, है ना। जबकि उन दोनों की ट्यूनिंग बेटर है, वो समझ रहे हैं, वो शायद लड़का प्रमोट भी करेगा कि इफ आई एम नॉट ग्रोइंग बट यू आर एबल टू ग्रो, एनकरेज, यस। तो जुपिटर के साथ वो वाली प्रॉब्लम है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा हस्बैंड दे सकता है जुपिटर इन 7th हाउस। एंड 7th हाउस में जुपिटर है तो पार्टनर इन जनरल, अगर पार्टनर वर्किंग है, रेस्पेक्टिव मेल चार्ट है फीमेल चार्ट है, तो जो पार्टनर मिलेगा वो भी काफी एम्बिशियस मिलेगा। सर फीमेल चार्ट में तो पार्टनर वर्किंग होगा ही ना सर, ये तो जो मेल में ही नहीं, आजकल रिवर्स वाला पैटर्न चल गया है जी। जब मैट्रिमोनी पे जो रिश्ते हो रहे हैं, आजकल लड़के वाले लिख देते हैं वी आर गोइंग टू बी हाउस हस्बैंड, द वुमन शुड अर्न, हम बच्चे संभालेंगे। इसका जो इम्पैक्ट आ रहा है, क्यों आ रहा है, बेसिकली जो डिवोर्स के केसेस आते हैं, जो सेपरेशन के केसेस आते हैं, इस और जो गर्ल साइड की जो फैमिलीज हैं, व्हाट दे आर गोइंग टू लुक इनटू प्रपोजल्स इज समथिंग लाइक कि भाई प्रॉपर्टी कितनी है, आपने एसेट कितने बिल्ड कर लिए, बैंक बैलेंस क्या है, फैमिली का बैंक बैलेंस क्या है। फिर होता क्या है, इतनी सारी चीजें डिटेल में जाके 6 महीने बाद डिवोर्स हो रहा है, प्रॉपर्टी ले गई। तो अब लड़के भी ये वाली चीज कहने लग गए हैं कि लड़की कमाएगी जी, हम खाएंगे बैठ के, हम बच्चे संभाल लेंगे।
Yes, sir. Reverse is अरे happening. सर ठीक कह रहे हैं आप सर। वो इवन ये है कि जैसे पहले होता था ना कि बोलते थे कि हाँ लड़की खाना बना लेती है, घर का काम कर लेती है अच्छे से, सब मतलब सुगड़ है। आजकल सब जो है ना पैकेज की बात करते हैं, हमारी लड़की इतना पैकेज ले रही है। हाँ जी। तो पैकेज की बात होती है और कोई बात नहीं होती है कि पैकेज कितना ले रही है, इसलिए उसको अच्छे पैकेज वाला लड़का चाहिए। एक मेरे पास किस्सा आया था ये वाला मैच मेकिंग के लिए। तो उसमें लड़की की फैमिली ने लड़के से इंडिपेंडेंटली बात करी मैट्रिमोनी के थ्रू, और उसको बोला कि हमारी लड़की को जी एक तो इंडिपेंडेंट फैमिली चाहिए, यानी कि आप अलग रहना चाहिए अपने परिवार से किसी दूसरी सिटी में। आपके मम्मी पापा आपके घर पे नहीं रहेंगे, पर हम लोग कभी कभी आ सकते हैं, एंड वी कैन स्टे देयर फॉर एज मच टाइम एज वी Yes. वांट। That has become very common nowadays. The girl itself will tell, your parents should not come and stay with us. यस, Very common, sir. इवन ये है कि लड़कियां जो है अपने जहाँ पेरेंट्स हाउस है ना उससे दूर शादी ही नहीं करना चाहती। वो चाहती हैं वो उसी एरिया में मेरी शादी हो जाए, ज्यादा दूर हो भी ना, मतलब अगली स्टेट में नहीं हो, सेम स्टेट में हो जाए, ताकि मुझे अपने पेरेंट्स से दूर ना जाना पड़े। बिल्कुल भी वो सिस्टम है। And also, sir, the girl's age will be more than the boys. Nowadays, it has become so common. हाँ, ज्यादा एज गर्ल का ही होता है अभी। ये अब रिवर्स गियर में जा रही है ना शादियां। यस सर, बहुत। उसका देखिए ना, देखो कभी भी कोई भी रूल है ना वो हमेशा बेनिफिट के लिए बना है। अभी वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए 497A बनाया गया कि और वो बहुत अच्छा था, वो बनना भी चाहिए था। मैं कहूंगा उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट भी करो, बट उसका जो मिसयूज हो रहा है ना वहां चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है। So will it lead to a happy married life in future if the girl is older than the boy? हाँ, हो जाएगी ना। नहीं, फ्यूचर में पता नहीं, अभी तो they are young and they feel it's okay, but in future रीजन क्या है? एक तरफ वुमन जब यंग होती है तो उसकी एस्पिरेशंस को दबाया जाता है, ठीक है। एक तरफ वुमन जब मैच्योर है तो क्योंकि एक वर्क लाइफ बैलेंस को समझ लो या जो होम लाइफ बैलेंस को समझ लो, आप वुमन का कहीं पे भी रोल देखोगे, वुमन इज ऑलवेज अ बेटर लीडर देन द मैन। नेचुरल ट्रेट्स हैं, है ना। क्योंकि वीनस के ट्रेट्स वुमन में हमेशा दिखते हैं। अब वीनस का जो मूल त्रिकोण साइन है दैट इज सिंबलाइज्ड बाय अ स्केल, वेइंग स्केल, वो वहीं पे बैलेंस आ जाता है। तो वुमेन, so it works well then. वुमेन कैन मैनेज बट मैन कैन नॉट मैनेज। वुमन को थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होगा, वो सप्रेस कर सकती है अपने डिजायर्स को, वो अपने हस्बैंड के लिए बहुत सारी चीजें छोड़ सकती है, बट हस्बैंड शायद वो चीजें नहीं करेगा। Sacrifice he will not do. हाँ, हस्बैंड विल ऑल्सो ऑलवेज ट्राई एंड गो द अदर रूट कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे हो जाएगा, है ना। तो जो सेक्रीफिशियल जो क्वालिटीज हैं वो वुमेन में ज्यादा हैं, इसलिए वुमेन आर बेटर, वुमेन आर एबल टू कंट्रोल और टू एडमिनिस्ट्रेट देयर मैरिटल लाइफ इन अ गुड वे। तो मैच्योर अगर लेडी है, मैच्योर अगर वुमेन है, तो चांसेस आर बेटर कि भाई वो बंदे को मैच्योरिटी से समझा सकती है। अगर वुमेन ही छोटी है तो होता क्या है ना, लड़के जो इंडियन कल्चर रहा है वो ये रहा है कि भाई हु आर यू टू टेल मी, हु आर यू टू टीच मी, हाउ मच डू यू नो अबाउट द वर्ल्ड। ईगो, हाँ, वो ईगो, तो वो वाली चीजें हैं। बट चलिए, स्ट्रॉन्ग वीनस, इफ इट इज इन 7th हाउस, द पार्टनर विल बी ऑफ लविंग कैरेक्टर। So all the reverse is happening because of this Rahu, sir. Rahu effect ज्यादा है क्या अभी इसका? राहु सैटर्न का इफेक्ट ज्यादा है। एवरीबॉडी इज चेजिंग मनी। Earlier times it was not, Rahu didn't have this much role. अभी देखो, लक्ष्मी का दो रूप है ना। लक्ष्मी इज, वन इज द गर्ल, सेकंड इज द मनी। Oh, दो है, correct. And everybody is chasing money rather than the good girl. Good, correct. Okay, sir. Got it. Strong Venus अगर है 7th हाउस में, then the loving partner will be of loving character, fortunate and happy, balanced life approach. But if it is afflicted,
the partner could be high on lust, unhappy, and I would say disturbed marital life. So what do you एक second. what do we understand if Venus is in Libra 7th house with Rahu? Wait, मैं पहले शोर आ रहा है, म्यूट कर दूं. हाँ जी, आप बोलें, क्या बोल रहे हैं? इफ वीनस, आप अपने को अनम्यूट करें, बोलें एक बार. Venus in 7th house. हाँ. Along with Rahu in Libra. हाँ. So तो Venus वहां पे Venus will get into affliction, ना? Sir, but Rahu will behave like Venus only, no? Wherever it is, whichever sign may, Rashi may, it will behave like that only. Then it will behave like Venus only in Libra. Yes, that is right. But again, affliction के साथ साथ आप सिर्फ राहु को ले रहे हो, तो केतु भी तो सामने ही है ना? Oh, first से देख रहे हैं. सेकंड चीज, अगर वीनस का एक्सपेंशन हो रहा है 7th हाउस में, वीनस की जो क्वालिटीज हैं वो एक्सपेंड कर रही हैं. Because wherever Rahu sits, it causes affliction to that house. इरेस्पेक्टिव, अब राहु भी एक्सपेंशन का कारक है, तो वीनस के साथ बैठ के वीनस को एक्सपेंड किया. अब एक्सपेंड किया, बट बिकॉज इट इज एन अफ्लिक्शन, तो नेगेटिव ट्रेट्स एक्सपेंड ज्यादा हो जाएंगे. Even though Venus is sitting in its own house, Mool Trikon. Irrespective. Okay. So affliction is affliction. Affliction. Whichever house, its own house or whatever. Yes. Okay. अभी कई लोग इस वाले जो कॉम्बिनेशन को, वीनस राहु को, एक अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, और ये लाल किताब से जनरली बोरो किया हुआ एनालॉजी है, विच इज नॉट राइट. एनालॉजी क्या है? वो इसको एक स्नेक की क्वालिटी होती है ना, स्नेक, नागमणि. So what they interpreted is Rahu is a snake and Venus is diamond. So Nag Mani. Yes. तो वो इस कॉम्बिनेशन को ऐसे इंटरप्रेट करके बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बताते हैं, बट इट इज नॉट लाइक दैट. अगर फीमेल के चार्ट में वीनस राहु का कॉम्बिनेशन है, देन ट्राई एंड लुक फॉर द बॉय जिसके चार्ट में भी यही कॉम्बिनेशन हो. Because it cancels. Yes, otherwise excessive libido, excessive lust के चार्ट बनता है. वो extramarital life, अगर वो 7th हाउस 8th हाउस को लेके चल रहा है, extramarital life के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे. ब्रेक इन मैरिज की जो टेंडेंसी है, पोटेंशियल है, वो बहुत ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि अभी वीनस को आप ऐसे देखो, नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ डिजायर्स है, वेल्थ है ना? वो भी बढ़ गई राहु की वजह से. तो सेटिस्फैक्शन इज गोइंग टू बी द की. अगर सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा शादी में, इट इज गोइंग टू कॉज ट्रबल्स. Satisfaction is not just physical, it is also of mental and materialistic. Correct. Right? Yes. So that combination is not good. Yes. मुझे एक बार वीनस केतु का कॉम्बिनेशन पूछना है, उससे क्या सिग्निफिकेंस होता है? किसका? वीनस केतु वो तो डिजायर्स को किल कर देगा. Like Venus Rahu is going to expand, Venus Ketu is going to suppress. तो अगर वो ऐसा कोई चार्ट हो, तो will it be good or bad? Not good for marital life. desires नहीं होगी marriage में, that's why. हाँ, एक सेकंड में म्यूट कर रहा हूँ, सबको शोर आ रहा है. Then unmute yourself. हाँ जी, अब बोलो आप. मतलब वीनस केतु का मुझे थोड़ा सिग्निफिकेंस जानना था कि 7th हाउस में होते हैं, तो मैरिटल लाइफ जैसे आप कह रहे हो कि एक्सपेक्टेशंस कम होती हैं, डिजायर्स. तो will it be
गुड और बैड, अगर ऐसा कोई चार्ट होता है किसी का तो नॉट गुड, नॉट नॉट गुड। गुड। हाँ, मतलब उसको एक क्या इसको डिपेंड कर सकते हैं बता हम रहा हूँ क्या ना, कि दोनों ही तरीके से है। अभी देखो वीनस राहु बहुत ज्यादा एक्सपेंशन दे रहा है, वीनस केतु सप्रेशन दे रहा है। तो लाइफ में एक्सेस हो या बिल्कुल ही डिजायर ना हो, बोथ आर नॉट गुड। इसलिए राहु केतु का एक्सेस जो है वो 180 डिग्री पे रहता है, वेयर एवर राहु इज, केतु इज ऑलवेज ऑपोजिट टू इट। तो केतु की क्वालिटीज ट्रांसफर होती ही होती हैं, इररिस्पेक्टिव राहु इज एक्सपेंडिंग। ओके, पर डिजायर का मतलब सिर्फ फिजिकल लस्ट है या ओवरऑल नहीं, कुछ भी ओवरऑल, हैप्पीनेस में? ओवरऑल अच्छा। वीनस, अभी जैसे मैंने कहा कि वीनस आपके डिजायर्स हैं, इंटरनल डिजायर्स हैं। नेचुरल जोडियक में सेकंड हाउस का कारक, सेकंड हाउस का रूलिंग लॉर्ड बनता है, ठीक है। वेल्थ का, फैमिली का कारक एक, बिकॉज इट रूल्स ओवर द सेकंड हाउस। आपका बैंक बैलेंस, वीनस इन टर्म्स ऑफ मनी इज कैश। जो आपका फाइनेस्ट करेंसी नोट अगर आपके पास है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वीनस। जो करारे करारे नए नए नोट्स आते हैं, करेंसी नोट्स, रिप्रेजेंटेड बाय वीनस। तो आपको हर चीज फाइन चाहिए, हर चीज बेस्ट क्वालिटी की चाहिए। वीनस का जो टेस्ट है वो एकदम बेस्ट वाला है, सेकंड हाउस का। आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, एडजस्ट नहीं करोगे। 12th हाउस में एग्जॉल्टेड होता है ना। वहां पे अगर बेड प्लेजर की बात करोगे तो बेस्ट है, उसको वो बेस्ट ही चाहिए। मतलब किसी नेटिव में अगर कॉम्बिनेशन होगा तो उसको पार्टनर ऐसा मिलेगा जिसको किसी चीज में मैरिटल या किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं होगा। इंटरेस्ट नहीं होगा, या इनिशियली इंटरेस्ट दिखेगा, बाद में इंटरेस्ट बिल्कुल डेड हो जाएगा। डल लाइफ एंड बोरिंग हाँ, लाइफ। डल लाइफ एंड बोरिंग लाइफ। हाँ, हाँ। नेक्स्ट है सैटर्न इन 7th हाउस। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं इस पे, अनहैप्पी मैरिटल लाइफ। बट सैटर्न इन 7th हाउस makes the native a good mediator. Sir, good mediator. हाँ, good mediator. मतलब the spouse or the native? Native. Native. Okay. सर एक बार रिपीट करेंगे प्लीज? Saturn in 7th house, unhappy marital life. But the native will be a good mediator. कहीं पे डिस्प्यूट हो जाए, दो लोगों को मनाने की बात हो, जैसे लेट्स से डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, अगर किसी का सैटर्न 7th हाउस में है, दैट फेलो कुड बी अ गुड गुड एम्बेसडर, गुड डिस्प्यूट रिजॉल्वर। अभी लेट्स से जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, इफ गवर्नमेंट कुड पुट somebody in place to interact with the farmer unions, with somebody who has Saturn in 7th house, could play a good role in resolving that issue. ऐसे ही पर्सनल लाइफ में भी है। 7th हाउस का सैटर्न है और जज अच्छा है, डिवोर्स केस हो रहा है, शायद वो उसको एमिकेबली रिजॉल्व करवा दे, कन्विंस करके, समझा के। अगर मैरिज से रिलेटेड, डिवोर्स सेपरेशन वाले अगर लॉयर हैं, वो एक अच्छी काउंसलिंग करके चीजों को सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। आप पर अपनी शादी का अनहैप्पी, अपनी शादी अनहैप्पी। हाँ, आप एडवाइजरी में हैं, कंसल्टेंसी में हैं, किसी भी काम के, चाहे वो आईटी का हो, फाइनेंस का हो, है ना, किसी भी काम के अगर आप एडवाइजरी में हैं तो आप उसमें अच्छा रोल प्ले कर सकते हो। Married life will not be good, is it? हाँ, married life is not going to be good. सर ऐसा क्यों? क्योंकि वो 7th हाउस को खराब Saturn कर देता है, सेपरेटिव प्लैनेट है। ओके ओके, तो इसमें सेपरेशन हो जाता है या डिले मैरिज भी होती है क्या? ऐसा नहीं, डिले मैरिज का तो ये शॉर्ट कॉम्बिनेशन नहीं होता कि 7th हाउस में सैटर्न है तो डिलेड मैरिज ही होगी। बट सैटर्न की जो क्वालिटीज हैं वो थोड़ा सा ट्रेडिशनल अप्रोच है ना। वो ट्रेडिशनल, करेक्ट। हाँ,
अभी लेकिन मॉडर्निटी के सेंस में देखोगे तो ट्रेडिशनल अप्रोच हर किसी को फॉलो करना अच्छा नहीं लगता। No, the trend is पर going. मैंने सैटर्न का सुना है कि वो अनकन्वेंशनल मैरिज देता है, तो हाउ इट कम्स अनकन्वेंशनल मैरिज जो कह रही हो वो किस सेंस में कह रहे हो? जैसे मैंने सुना है कि एज वाइज आई हैव सीन लॉट ऑफ केसेस जिसमें एज का कुछ डिफरेंस होता है, मतलब चाहे लड़की 2 महीने बड़ी हो या कम हो, And अभी ह्यूज तो डिफरेंस होता है। and बस even 4 साल 5 साल बड़ा होता है या 4-5 साल छोटा होता है। मैंने ऐसे इस तरीके से आउट ऑफ द बॉक्स एक्टिविटी चीजें correct and बहुत सारे लिव इन रिलेशनशिप हो रहे, like before marriage they are living together. That is also becoming common in metropolitan cities like Bombay, Bangalore. पर उसके लिए सैटर्न जिम्मेदार नहीं है ना, It is not okay. उसके लिए सैटर्न नहीं है। और जो अनकन्वेंशनल मैरिज आप बोल रहे हो राशि, वो अनकन्वेंशनल मैरिज है, बट अगेन whosoever is a Saturn oriented person would like to stick with the family tradition. हाँ ठीक है, जो आप Okay. अनकन्वेंशनल वाली बात कह रहे हो, क्यों? क्योंकि सैटर्न की जो एज है वो एक ओल्डर एज प्लैनेट है, सो पार्टनर कुड बी ऑफ एन ओल्ड एज और matured. हाँ, तो मतलब ये श्योर है कि छोटा पार्टनर नहीं मिलेगा, ये मतलब श्योरिटी, कि ऐसा कुछ श्योरिटी नहीं है, नथिंग इज सर्टेन अबाउट इट। Sir, if Saturn and most of the times 2-3 planets will be there. Saturn Mercury combination में Mercury will give a younger spouse, we say. But if Saturn is there, what will be the like somewhere in between we should consider? नहीं, ये वाली जो थ्योरी है ये एक्चुअली में पढ़ाई जाती है कई क्लासेस में, बट जो मैंने इसको जितना टेस्ट किया है, सैटर्न गिव्स अ बैलेंस्ड पार्टनर। ठीक है, कि पार्टनर की जो अप्रोच है ओवरऑल मैरिटल लाइफ में वो बैलेंस्ड है, बट स्टिल बिकॉज इट इज अ सेपरेटिव प्लैनेट, इट इज गोइंग टू क्रिएट ट्रबल्स कि आपके थॉट्स नहीं मिल रहे हैं फॉर एनी रीजन, किसी भी एक चीज पे बहुत ज्यादा डिस्प्यूट है, डिस्टेंस है। अभी सैटर्न को देखोगे, फार अवे, मोस्ट फार अवे प्लैनेट है, Correct, farthest planet, it is darkest. दूसरा मैरिटल लाइफ में सैटर्न की जो अपनी खुद की मैरिटल लाइफ की जो स्टोरी है, अनहैप्पी मैरिटल लाइफ रही, उसको पत्नी से वो सुख नहीं मिला, वो ब्रह्मचार्य में चले गए एक तरीके से। ठीक, जैसे तुलसीदास जी की कहावत है, सेम विद Saturn was chasing his wife all together like every day and night. Then he got cursed by his own wife. Saturn की स्टोरी ऐसे है। तो अनकन्वेंशनल सिर्फ इसी वजह से है, दो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी, कुछ केसेस में आपको पार्टनर की एज ज्यादा मिल सकती है, बट अगेन इसमें मैं एक और चीज कहूंगा, इंडिया जैसा जो कल्चर है, यहाँ पे हस्बैंड की एज 10-10, 12-12 साल बड़ी मिलती है इजीली लड़की से। Yes. तो वो इररिस्पेक्टिव ऑफ सैटर्न है, सैटर्न है नहीं है, आपका कल्चर क्या है, आप किस फैमिली से आ रहे हो, किस रीजन में आप रहे हो, वो सारा डोमिनेंस यहाँ पे आ जाता है इन प्ले। अगर आप रूरल एरियाज में चले जाओगे, अगर हस्बैंड 15 साल भी बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। Correct. है ना? अभी रूरल एरिया, अर्बन एरियाज में आ जाओगे, हस्बैंड 4 साल भी बड़ा है तो प्रॉब्लम है लड़की को, वो कहेगी नहीं मुझे तो मेरे साथ वाला चाहिए। तो सैटर्न का रोल कहाँ है? ये तो कल्चर का रोल है। और जहां तक बात लड़की बड़ी की बात है, लड़की बड़ी वाला भी जो केसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ अर्बन एरियाज में ही दिख रहा है। Yes. वो रूरल एरियाज में अभी भी अनएक्सेप्टेबल है। No, yes, it is unacceptable. लड़की 2 दिन भी बड़ी होगी, फैमिली स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर देंगी, अनलेस इट इज अ लव मैरिज केस। अरेंज मैरिज में देखती आंखों तो लड़की नहीं लाएंगे फैमिली वाले इजीली कि भाई लड़की 2 दिन लड़के से बड़ी है। Yes. लव मैरिज में ही आजकल ज्यादा हो गया, लड़का इज यंगर देन, सो इट्स नॉट जस्ट सैटर्न, there are multiple factors to it. Then I used to always think that in the boy's natal chart he would have Saturn as 7th lord or sitting in 7th house, because spouse लड़की बड़ी एज का मिल रहा है। ऐसा नहीं है, राहु in 7th house could be more trickier than Saturn.
Oh. राहु सबसे ज्यादा अनकन्वेंशनल है। राहु हो, केतु हो, कोई भी एक प्लैनेट हो, बट सैटर्न अलोन कैन नॉट बी सेड कि वो यंगर और ओल्डर एज का वो पार्टनर देगा। एंड स्पेशली जब अर्बन सोसाइटी में आप देखोगे आजकल ऑन एन एवरेज जो बॉय एंड गर्ल की जो मैरिजेबल एज जब हो रही है, मैरिज हो रही है, तो वो सेम एज ग्रुप में ही हो रही है। Yes. नाउ राहु इन 7th हाउस। एक सेकंड होल्ड करिए, विंडो आ रही है। Rahu in 7th house. Separation, bad temperament of the partner, and ill health. Ill health of spouse. हाँ, association of benefics or by plan, ये next point है। If there is an association of benefics, or if the planets are in their own houses or in exaltation, can change the results from negative to positive, and similarly malefic affliction अगर होगा, Will change from positive to negative. yes, Rahu with Saturn. yes, And Rahu gives sudden marriage also, I think. It's right. राहु का ऐसा है, if even if there is no combination for marital life, मैरिज के चांसेस भी नहीं होंगे, तब भी कई बार राहु का ट्रांजिट इन 7th हाउस कैन ट्रिगर मैरिज ऑल ऑफ अ सडन, एंड देन दैट मैरिज विल फॉल अपार्ट अर्ली ऑन। एक सेकंड होल्ड करिए, ये स्क्रीन में बार बार इशू आ रहा है। हाँ जी, नाउ प्लेसमेंट ऑफ 7th लॉर्ड। सर आपने बोला राहु के लिए अपनी राशि का होगा, तो राहु अपनी राहु राशि अपनी का, राशि का कहाँ होगा? तो सर मैंने ये राहु के लिए लिए नहीं बोला, मैंने वो नेक्स्ट पॉइंट बोला। राहु नेक्स्ट के लिए नहीं बोला, पॉइंट, मैंने वो नेक्स्ट पॉइंट बोला। राहु का तो मैंने फिनिश कर दिया था, सेपरेशन पे, बैड टेम्परामेंट ऑफ पार्टनर एंड इल हेल्थ। ओके, वहां राहु खत्म हो गया। उसके तो बाद नेक्स्ट जो था पॉइंट नेक्स्ट में किसके लिए, फॉर किसके लिए ये? एनी ऑफ दीज प्लैनेट्स। अच्छा, एनी ऑफ दिस, ओके। हाँ, अगर ये अपनी राशि के हैं या एग्जॉल्टेशन साइन के हैं या मूल त्रिकोण साइन के हैं, उसके बेसिस पे चीजें चेंज होंगी, बेटर होंगी या और नेगेटिव हो जाएंगी। ओके, aspected by benefics, aspected by malefics, ऐसे। now strength of 7th house। एक हाउस कब वीक होता है? पापकत्री में हो, तब पापकत्री में होता है। अपने से 12th में हो, एनिमिकल पापकत्री साइन में में हो, एनिमिकल साइन में हो, इन्फ्लुएंस ऑफ बैड प्लैनेट्स, combination with चलो आज आपको malefic planets. 18 पॉइंट सिस्टम लिखवाता हूँ इसके लिए। राइट डाउन। A house is weak when the following 3 parameters are under affliction। ठीक, नंबर 1 is house lord, number 1 is house, then the house lord, and number 3 is the karka।
Number 1 house, भावा, then the भावा लॉर्ड and then the कारका। ये हमने डोनाल्ड ट्रंप के चार्ट में करके देखा था, एक बार ध्यान है तो। हाँ यस, भाव भावेश कारक करा था उसमें। हाँ, तो सेम चीज को हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे टू आइडेंटिफाई वेदर द स्ट्रेंथ इज देयर फॉर 7th हाउस और नॉट। अब अगर ऑल 3 आर वीक, अब हमें इसको एफ्लिक्शंस को देखना है यहाँ पे। इफ ऑल 3 आर वीक देन अलॉट 3 पॉइंट्स टू इट। नाउ इफ देयर इज फर्दर अफ्लिक्शन, फर्दर अफ्लिक्शन कैसे होगा? जैसे अभी किसी ने बोला पाप कर्तरी का, इफ देयर इज पाप कर्तरी एसोसिएटेड विद द 7th हाउस, allot 3 points। Conjunction or aspect of malefic, another 3 points। Conjunction with enemy planets, another 3 points। ये अलग पॉइंट है। हाँ जी, अभी तक 4 पॉइंट लिखवा दिए मैंने इसमें। हाँ, टोटल 12 पॉइंट्स हो गए ना, 3 into 4। Now next point is if malefics are there in 4, 8, 12 from these planets, 7th हाउस से अगर 4, 8, 12 में कोई प्लैनेट है वो मेलेफिक हैं, then add 3 more points। कैसे मतलब? 7th 7th हाउस हाउस से के हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं, तो 7th हाँ, हाउस से 4th, 8th एंड 12th, यानी कि 10th, 2nd एंड 6th में अगर Okay. मेलेफिक्स हैं, then add 3 more points। Furthermore, अगर malefics are there in the 5th and the 9th from 7th house, add 3 more points। अभी 7th हाउस से भी आपको देखना है, 7th लॉर्ड से भी देखना है और कारका से भी देखना है, ठीक है? तब आप ये सारे पॉइंट्स, ये हाँ पॉइंट्स जी, सारे मतलब सारे ओके, हाउस से हाँ हाउस लॉर्ड एंड कार का तीनों से ही ये सब पॉइंट्स देखने हैं। हाँ, ओके, ठीक है। इफ देर आर more than 2 to 3 afflictions, then the house becomes weak। जो अभी हमने लिखे ये पॉइंट्स, इनमें से अगर 2, 3 या उससे ज्यादा अगर हमें अफ्लिक्शन मिल रही है, वो सारे रूल्स हमारे लग रहे हैं, देन द हाउस बिकम्स वीक। और अगर बेनिफिक एसोसिएशन है वहां पे, देन उसके जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो थोड़े लेसन डाउन हो जाएंगे। Now add more points to it। If the house is associated with the lords of 6, 8, 12, either from the house or if the ruling lords of 6, 8, 12 occupies this house, यानी कि जैसे 7th हाउस के अगर कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, तो 7th से 6th कौन सा है? 6th ही हुआ, 12th। 12th 7th से 8th कौन सा है? सेकंड
सेकंड, 7th से 12th कौन सा है? 6। तो 6 to 12 या तो इनके लॉर्ड्स हो या जो नेटल बर्थ चार्ट है उसके 6-8 लॉर्ड्स हो। अगर उनका एसोसिएशन 7th हाउस से आ रहा है, 7th हाउस 7th लॉर्ड से, 7th, क्योंकि हम हाउस को देख रहे हैं यहाँ पे, हाउस की स्ट्रेंथ देख रहे हैं, तो अगर हाउस के साथ एसोसिएशन आ रहा है देन द हाउस बिकम्स वीक। तो आप इसको सीधा सा लिख लीजिए 6, 8, 12 प्लस सेकंड। सेकंड को ब्रैकेट में करके रख लेना, वो सेकेंडरी है। एक बार सर इसको क्लियर करना, मतलब 6, 8, 12 से हो गया अपने जो नेटल का 6, 8, 12 है। हाँ। उसके साथ कोई कनेक्शन हो गया, या जिस हाउस को हम देख रहे हैं उसका आगे 6, 8, 12 होगा? हाँ जी। अभी हम 7th हाउस की बात कर रहे हैं तो इसलिए सेकंड हाउस हो गया उसका, राइट, क्योंकि क्योंकि 6 और वो 12 तो वहां उसमें से ऐड हो 8 गया। थे। हाँ, वहां वहां से 8 थे वो। तो उसका एसोसिएशन विद, मतलब उनके लॉर्ड्स या तो इसमें बैठ जाए या इसका लॉर्ड जाके इन हाउसेस में बैठ जाए। हाँ, ओके, तो मतलब 7th लॉर्ड इन 12th भी बुरा है, 6th भी ठीक नहीं है और सेकंड भी ठीक नहीं है। हाँ कैन जी। से ओके। पर प्राइमरीली आप ये देखें कि इन वाले जो रूलिंग लॉर्ड्स हैं ये 7th हाउस में ना आए या 7th हाउस को डायरेक्टली एस्पेक्ट ना करें। इन हाउसेस के रूलिंग लॉर्ड जो है वो इसमें ना आए। 7th हाउस हाँ। का रूलिंग लॉर्ड जो है वो अगर इनमें जाए तो वो प्रॉब्लम that is है। also, but हाँ, वो but प्रॉब्लम ये है। ज्यादा है। हाँ भाई, शोर आ रहा है पीछे से काफी। प्राइमरीली है कि 7th हाउस इज अनऑक्यूपाइड और 7th हाउस इज अनएस्पेक्टेड बाय दीज रूलिंग लॉर्ड्स, देन इट इज गुड एट स्ट्रेंथ। क्योंकि हम 7th हाउस की बात कर रहे हैं, भाव की बात कर रहे हैं, भावेश की बात हमने अभी नहीं करी। भावेश को भी आप इसी तरीके से देखोगे, पर पहले भाव। ठीक है, अब एक हाउस स्ट्रॉन्ग कब होता है वो बात कर लेते हैं। When it is occupied or aspected by its ruling lord or by a strong friendly planet or by benefic, by natural benefic like Jupiter and Venus or waxing moon. राइट, लिख लिया ये? बोलो भाई, लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अभी जो मैंने बेनिफिक की बात करी, अब इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी। वो क्या है? These benefic planets should not own the 6th and the 12th house. Oh. ठीक है, अगर 6 एंड 12th की लॉर्डशिप इन्होंने अटेन कर रखी है, देन वो जो बेनिफिशियंसी दे आर गोइंग टू पास ऑन, वो नलीफाई हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा वो। एंड सेकंड, इसमें एक और एडिशनल पॉइंट आ जाएगा कि अ हाउस बिकम्स स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज सराउंडेड बाय बेनिफिक्स, यानी कि शुभ कर्तरी। जैसे पाप कर्तरी की बात करी, ऐसे शुभ कर्तरी अगर योग है। इफ second and 12th from that house there are benefics. लिख लिया? Now overall malefic और benefic aspect
आपको देखना है राशि चार्ट में इन द नवांशा चार्ट, बिकॉज हम मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। ऐसे ही आप अलग अलग डिविजनल चार्ट पे देख सकते हो अलग अलग हाउसेस को। जैसे अगर हम 4th हाउस की बात करेंगे तो D4 आप उसका पैरेलल एक चार्ट है, आप D4 को ऐसे ही एनालाइज कर सकते हो, 4th हाउस को आप ऐसे ही एनालाइज कर सकते हो, सेम रूल्स लगा के। आप प्रोफेशनल स्टेटस की बात करोगे 10th हाउस को आप इसी तरीके से देख सकते हो, D10 को भी आपको इसी तरीके से यूज करके आप वहां पे यूज कर सकते हो सारे रूल्स। ठीक है। नाउ इन टर्म्स ऑफ मैरिटल लाइफ, राशि चार्ट एंड नवांशा बिकम्स इंपॉर्टेंट। सो ये सारे पैरामीटर्स या ये स्ट्रेंथ जो आप देख रहे हो 7th हाउस 7th लॉर्ड की या प्लैनेट्स इन 7th हाउस, ये आपको देखना है राशि एंड नवांशा में। नवांशा चार्ट and Navamsha placement of planets become more prominent, and I would say they are going to play more efficient role in marital life. एक कंट्रोल उनका ज्यादा होगा बनस्पत नेटल चार्ट के, क्योंकि नेटल चार्ट इज अ होलिस्टिक पिक्चर ऑफ लाइफ, बट D9 becomes the minute picture of the marital life. तो वहां कंसाइज चीजें आ जाएंगी, आपको वहां पे बेटर आप पकड़ पाओगे चीजों को, इसलिए D9 becomes more important. और 7th लॉर्ड की जो बेस्ट पोजीशन है, दैट इज either it should be exalted in own house or in friendly sign in Rashi chart and in benefic Navamsha. Yani 7th lord should be should either be in exaltation state, in own house, in friendly sign, in the Rashi chart, whereas in the Navamsha chart it should be in a benefic Navamsha. अब इसमें एक फर्दर आप एड ऑन कर लीजिए, couple of points more. A stronger and a planet friendly to 7th lord. Let's say 7th lord Venus है और उसका जो फ्रेंडली प्लैनेट है कौन कौन से हैं? Saturn is friendly, right? Then moon is also friendly, no sir? Moon considers Venus to be friendly, but Venus के लिए moon is enemy. Mercury and Saturn. Mercury and Saturn, ठीक है? हाँ. अभी overall Saturn in 7th house is not auspicious, right? Yes. But जब हम comparison करेंगे, if there is a planet placed in the 7th house, but planets friendly to 7th lord are more stronger. For example, Venus, you said. Yes. So let's Saturn say Saturn and Mercury are stronger in a chart. But there is a I would say there is a malefic combination in the 7th house. Let's say Sun is sitting in the 7th house. ठीक है? But Saturn and Mercury are placed well. They are strong in the natal chart. Then they become more prominent, more important to consider. सर मुझे ये पॉइंट जरा क्लियर नहीं हुआ, प्लीज एक बारी। स्ट्रॉन्गर एंड अ प्लैनेट फ्रेंडली टू 7th लॉर्ड, यानी कि 7th लॉर्ड के जो मित्र ग्रह हैं, अगर वो चार्ट में स्ट्रॉन्ग हैं तो वो चीजों को बैलेंस कर देंगे, इवन इफ देयर इज एन अफ्लिक्शन टू द 7th हाउस। हिसाब से जैसे अभी सैटर्न मर्क्यूरी की बात हुई, अगर 7th हाउस को सैटर्न और मर्क्यूरी प्लेस्ड हैं तो फिर तो वो उसको खराब नहीं करेंगे ना, उस हिसाब से अगर अपने ओन राशि के हैं या ओन साइन के हैं। आप पे कैसे समझो, जो मित्र ग्रह होते हैं उनका काम क्या है बेसिकली? दोस्ती रखना, उसको खराब नहीं करना उसे। हाँ बस। हाँ, तो मित्र ग्रहों का काम है, यस, तो मित्र ग्रह हमेशा उन्नति करवाते हैं।
एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं एक चार्ट को। अभी जैसे आप सपोज करो लग्ना की जब हम बात करते हैं विद रेफरेंस टू द लग्ना, 5th एंड 9th लॉर्ड ऑलवेज बिकम्स फ्रेंडली, ठीक है, ट्राइनल लॉर्ड है, ऑस्पिशियस लॉर्ड है। अभी जैसे हमने वीनस के कॉन्टेक्स्ट में बात करी, उसके ट्राइनल लॉर्ड कौन कौन बने? लिब्रा राशि में ट्राइनल लॉर्ड कौन कौन से हैं? लिब्रा राशि में सैटर्न Saturn एंड and मर्क्यूरी। Mercury. सैटर्न एंड मर्क्यूरी। अभी जब आप लग्ना से एक चार्ट देखते हो तो 5th एंड 9th के लॉर्ड जहां कहीं बैठेंगे तो वहां पे ऑस्पिशियसनेस प्रोवाइड करेंगे विद रेफरेंस टू द लग्ना। So that means Venus in Libra, 5th house Saturn is good for Venus. वीनस इन Libra हाँ and Saturn in 5th from Venus, that is in its own house, is good for that Venus. Because वीनस Saturn, से अगर सैटर्न ट्राइन में है इट इज ऑलवेज ऑस्पिशियस, इररेस्पेक्टिव उनकी Auspicious. लॉर्डशिप क्या है, इररेस्पेक्टिव उनकी लॉर्डशिप क्या है, वो कौन से हाउस के रूलिंग लॉर्ड हैं, इफ दे आर इन ट्राइन टुगेदर इट इज ऑलवेज हाँ। ऑस्पिशियस। ये मैंने Oh, पीछे एक because- बोला था, वीनस एंड सैटर्न टुगेदर इज अ वेरी गुड वेरी पावरफुल राजयोगा। oh, is it? यस Married life में, marital, not in terms of occupation, wealth, progeny. नहीं, and all that. मैरिटल की बात नहीं है, ये हर चीज में, लाइफ के हर एस्पेक्ट को अच्छा कर सकते हैं वो, दे आर वेल कैपेबल। Saturn and Venus together. सैटर्न एंड वीनस टुगेदर। और 1/7 एक्सेस पे So हो this then, applies तो वो to- तो एक्सपेक्ट Sir- कर रहे हैं ना एक दूसरे को। जी एक सेकंड, एक एक करके, हाँ जी बोलें, कोई बोल So then this in D9 also is auspicious, Saturn and Venus Saturn together. and Venus together is auspicious for the native. Oh, मेरे ही चार्ट में है सर। आई यूज्ड टू ऑलवेज फील अरे ये सैटर्न आ गया वीनस के साथ करके। नहीं, इनफैक्ट जिस किसी का अगर ट्राइन में है, लेट्स से सैटर्न इज ट्राइन टू वीनस, तो जब भी सैटर्न वीनस के ऊपर से जाएगा हाँ इन ट्रांजिट, हाँ you will see good things happening in your life. तो आप अपने चार्ट में ट्रांजिट लगा के देखना कब कब अच्छा हुआ, कब कब बुरा हुआ। अच्छा हुआ नहीं हुआ जब भी सैटर्न वीनस के ऊपर से गया। ओके 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 ओके। वीनस तो जल्दी जल्दी चक्कर लगाएगा, बट सैटर्न धीरे 2.5 30 साल years। में एक ही चक्कर लगाएगा, है ना। तो सैटर्न इज वेरी ऑस्पिशियस फॉर वीनस। They get along very well। हाँ, अभी जो कोई दूसरा पूछ रहे थे क्वेश्चन, आप पूछें। सर मैं ये पूछी थी 1/7 एक्सिस हो दैट इज आल्सो गुड, क्योंकि दोनों एक दूसरे को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 1/7 एस्पेक्ट इज डिफरेंट एंड ट्राइनल एस्पेक्ट इज डिफरेंट। ट्राइनल एस्पेक्ट हो ना हो, ट्राइनल पोजीशंस को हमेशा आपने एक, जब आप वैदिक पढ़े होंगे तो आपने हाँ सहधर्मी और सहकर्मी वाली थ्योरी पढ़ी थी। हाँ हाँ, वो तो अच्छे हो गए ना वो तो। हाँ, तो ट्राइनल पोजीशंस इज ऑलवेज फेवरेबल, ऑलवेज। हाँ नहीं, पर मैं इसमें सैटर्न वीनस के केस में ही जैसे अभी आपने किया, तो 1/7 अगर पोजीशन है उसकी, हाँ, तो दैट इज आल्सो गुड, क्योंकि दोनों एक दूसरे को एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना। यस, वो म्यूचुअल म्यूचुअल है दोनों। एस्पेक्ट है, बिल्कुल, वो मैं बात आपकी मान रहा हूँ। बट इसमें दूसरा एक कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट क्या आ जाता है, सिर्फ ये है कि जो सैटर्न की टेंडेंसीज हैं दैट आर ऑल टुगेदर डिफरेंट देन द वीनस। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। एक तरफ हाई ऑन डिजायर्स है, एक तरफ लेस ऑन डिजायर्स है। तो जब ये म्यूचुअल एस्पेक्ट करेंगे, इवन दो इट इज क्रिएटिंग राजयोगा और जो भी कुछ ऑस्पिशियसनेस है, पर इनका जो आउटलुक है उसमें थोड़ा बहुत बैलेंस करने में प्रॉब्लम आएगी। एक सेपरेटिव प्लैनेट है, एक रोमांटिक प्लैनेट है। तो जब आप कंजंक्शन देखते हो, दो इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स इन मैरिटल लाइफ, जैसे अगर 7th हाउस में वीनस है सैटर्न टुगेदर, दो इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स इन मैरिटल लाइफ, बट वो और चीजों को उन्नति देगा क्योंकि उसका वो काम है। बट बिकॉज 7th हाउस इज अ प्रोमिनेंट हाउस फॉर एनी नेटिव इन मेटेरियलिस्टिक लाइफ कॉन्टेक्स्ट, वो वहां पे हार्म कर रहा है, बट और सारी चीजों को बढ़ा रहा है वीनस इन सैटर्न। तो टुगेदर में भी यही इसकी एक साथ प्रॉब्लम जरूर आती है कि अगर इफ दे आर कंजंक्ट दे कैन क्रिएट प्रॉब्लम इन मैरिटल लाइफ। हाँ पर बाकी सब चीजों में सब अच्छा करेंगे।
नहीं इसको मैरिटल एक और लाइफ में अगर इंटरप्रिटेशन है 17 एक्सिस के साथ मैरिटल लाइफ, वो तो फिर कंजंक्शन नहीं है ना, तो उस हिसाब से तो वो दोनों अलग अलग भावों के स्वामी हो गए, या भाव में भाव के बैठे हुए स्वामी हैं। तो वो जैसे कंजंक्शन में भी है, तब भी जैसे भावों के स्वामी तो अलग अलग है। हाँ, वो ये कि 17 में जैसे सैटर्न हो गया इन लग्ना, और 7th हाउस में वीनस हो गया, तो उस हिसाब से तो वो क्या शादी को खराब करेगा, क्योंकि वीनस इज द कारक ऑफ 7th हाउस। हाँ, और सैटर्न उसको एक्सपेक्ट कर रहा है, पर दोनों फ्रेंड तो हैं, तो खराब करेगा कि उसे नहीं, 7th हाउस की तो और भी तो सिग्निफिकेशंस है ना। नहीं, अभी हम मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में मैरिज बात के कर रहे हैं ना। कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो देखो चीजों को, अब जैसे आपने कहा वीनस कार का है 7th हाउस का, वो बैठ गया तो कार को भाव नाशंती लगा दी, ठीक है। अब सैटर्न उसका फ्रेंड है, उसको एस्पेक्ट कर रहा है, तो एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, बट एज ए प्लैनेट तो वो चीजें अच्छी हैं, बट जब आप लॉर्डशिप देखोगे तो सैटर्न के पास 2 लॉर्डशिप चलती हैं, समझ रहे हो। तो अगर वीनस 7th हाउस में बैठा है, सैटर्न की लॉर्डशिप कौन सी है वो भी मैटर करेगी, अपने ही ओन हाउस, ओन साइन का हो। तो अभी मैं आ ही रहा था इस पे, आगे बढ़ा रहा था मैं इस पॉइंट को, आप लोगों ने बीच में इंटरप्रेट कर दिया। ओके इसमें ये सिर्फ एक पैरामीटर है, आप इसको लिटरल मत लेना, लिबरल वे में इसको यूज करके देखो। तो जब भी 7th लॉर्ड के फ्रेंडली प्लैनेट्स, इफ दे आर स्ट्रॉन्ग इन द चार्ट and there are more than one planet in the 7th house, then these planets जो friendly planets हैं, they become more important, या they will create a balance in marital life, या आप कह सकते हो 7th हाउस से रिलेटेड जो चीजें आप जो भी कुछ देख रहे हो, नॉट जस्ट मैरिज तो मैरिज की तो हम बात कर ही रहे हैं, बट दीज 2 planets जो फ्रेंडली planets हैं, वो एक अच्छा रोल प्ले करेंगे उस कॉन्टेक्स्ट में। पर इसका ये मतलब नहीं है कि जो 7th हाउस में प्लैनेट बैठे हैं वो हम उसको बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, ये सिर्फ एक रूल है, आप इसको लिबरल वे में यूज करके देखो। किसी भी चार्ट में 7th हाउस में अगर एक से ज्यादा प्लैनेट हैं, तो जो 7th लॉर्ड के जो फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं, इफ दे आर स्ट्रॉन्गर, क्या मैरिटल लाइफ अच्छी गुजरी है, क्या उसमें चीजें बिगड़ते बिगड़ते चीजें बेटर हुई हैं, बिगड़ेंगी तो हैं क्योंकि 7th हाउस का अफ्लिक्शन आ रहा है अगर वो मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, बट 7th लॉर्ड के जो ट्राइनल प्लैनेट्स हैं, बिकॉज दे बिकम फ्रेंड्स, तो क्या उन्होंने चीजों को संभाला है, ये आप अपने एंड से टेस्ट करके देखो। जब आप बहुत केसेस में देखते हो डिवोर्स नहीं हो रहा, चीजें संभल गई, या शुरू की बहुत ट्रबल्ड मैरिटल लाइफ थी, बाद की अच्छी निकली है, क्या इन प्लैनेट्स ने अपना कोई रोल प्ले किया है? समझे? प्लीज बाकी सब लोग अपना म्यूट कर रहे हैं। समझे वाला पॉइंट? अभी नहीं समझे सर मैं एक बार इसको रिपीट करना चाहूंगी। आप ये बता रहे हैं कि 7th हाउस में प्लैनेट्स जो भी बैठे हैं, चाहे वो किसी भी टेंडेंसी के हैं, एक से ज्यादा, गुड और बैड, एक से ज्यादा, बट 7th लॉर्ड के जो फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं, जो उसके दोस्त हैं, वो अगर स्ट्रॉन्ग हैं, तो उसने जो है मैरिज को जो है होल्ड कर रखा, मैरिज को थोड़ा बेटर पोजीशन में बना रखा। आप यही बता रहे, मतलब 7th लॉर्ड के फ्रेंडली हम देखेंगे, नॉट 7th हाउस में जो प्लैनेट्स बैठे हैं उनके फ्रेंडली, उसके नहीं। ठीक है। Sir, I'll just give an example for this. Taurus में if Saturn and Mercury are there, Taurus Lord is Shukra, Venus. So दोनों friends हो गए, Saturn and Mercury. That means they will try to give a positive married life. Yes, you can say that. We don't know the degree, but they will help for that. Yes, you can say that. Yes. Okay, thank you, sir. ठीक है। अभी
स्पेसिफिक योगास, नेक्स्ट पॉइंट है ये। आप जो स्पेसिफिक योगास बनते हैं किसी भी चार्ट में, अगर वो 7th हाउस के कॉन्टेक्स्ट में बन रहे हैं, 7th हाउस 7th लॉर्ड को लेके, देन दे आर टू बी सीन इंडिपेंडेंटली। मतलब आप उनको भी फोकस में रख के एनालाइज करोगे मैरिटल लाइफ। ये हम आगे चीजें करेंगे तो उसमें कवर हो जाएंगी, बट ये पैरामीटर्स थे बेसिक जो आपको देखने चाहिए, और आगे से देखो अगर नहीं देखते थे तो। नाउ प्लैनेट प्लेसमेंट ऑफ 7th लॉर्ड, बताओ 7th लॉर्ड को कैसे देखते हो आप लोग? 7th lord in trines, हाँ, that must be good. राइट। 6 से Kendras, 12 में नहीं होना चाहिए, वही अगेन वही सब है, 6 से 12 में नहीं हो। मेलिफिक Kendras, it is good, I think, again. Yes, Kendras and Trikonas are good. Good. If 7th lord is in Kendra and Trikona, it is good. If 7th lord is in 6, 8, 12, it can cause bad health to the partner. Partner, not native. Partner. Partner, yes. Okay. And can give unhappy marital life. Mhm. But if there is a benefic aspect, then the adverse results can mitigate. Mm. Now Venus as a significator. Mm. Strong Venus, if there is strong Venus in the chart, it gives attraction to opposite sex early in life. Conjugal bliss. So can you give an example for this? अगर strong Venus है, let's say strong Venus कब होगा? If it is of Libra, if it is then of Pisces, if Taurus. it is of Taurus, Hmm. if it is of Aquarius or Capricorn, Correct. क्योंकि वो Friends उसके house. friendly sign है हाँ. ना? And then Gemini and Virgo. वर्गो में debilitated है. नहीं, वर्गो में debilitated है, ठीक है, but still उसका friendly sign है ना, friendly strength की वजह से debilitation तो अलग है. Yeah, Jaya Bachchan का Venus is in Virgo. Yes. Debilitated. Venus is debilitated. वर्गो का Venus जो debilitated I है, think it is in Amitabh Bachchan chart, not Jaya Bachchan. I think नहीं, listen, Amitabh's listen. chart. हाँ. जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, वर्गो का Venus does not create trouble in marriage. हाँ. It hampers other significations of marital life. मतलब marital life in a sense या materialistic life. Oh, okay. हाँ. जैसे in cases आप देखोगे वर्गो का debilitated है और किस हाउस में debilitated है वो मैटर कर जाएगा, उस हाउस के significations को हैम्पर करेगा. जैसे मेरे पास अभी एक रिसेंट में केस आया था, वर्गोत्तम वीनस डेबिलिटेशन में इन 4th हाउस. फैमिली. हाँ, हस्बैंड से तो प्यार मिला, परिवार में सुख नहीं मिला. ठीक है. सेकेंडली अभी रिसेंट में क्या हुआ, 8th हाउस का रूलिंग लॉर्ड एंड 8th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट ऑल टुगेदर वर एस्पेक्टिंग इन ट्रांजिट. इट कॉज्ड दशा में भी आ गया वो, और फिर वो देके गया ब्रेस्ट कैंसर. डिजीज 4th हाउस में है, क्योंकि वीनस 4th हाउस में है ना, तो चेस्ट का एरिया. that also, that angle we have to see. Yes. So marriage में it will not provide this thing, difficulty. थोड़ा बहुत कर सकता है, बट प्रोमिनेंट रोल नहीं है. हाँ, क्योंकि वो उसका फ्रेंडली साइन भी है. Correct, it will not break. Yes. Like in Amitabh Bachchan's case, sir, Aquarius Lagna, Venus in Virgo. मेरे को उसका ध्यान नहीं है अभी वीनस कहाँ है. I've just seen his chart. हाँ. He's वीनस Aquarius. उसका 12th हाउस में है जो है, पर वर्गो का आई थिंक
वो मुझे 12th हाउस में है बस। Aquarius लग्ना नो? सॉरी 8th हाउस में है उसका Yeah, वीनस। 8th house. 8th हाउस में है। हाँ। So I 8th used house का वीनस is a very good wealth giver. and marriage break नहीं हुआ. मैरिज ब्रेक नहीं हुआ, वही मैं कह रहा हूँ ना, वीनस का ऐसा नहीं है, वो वर्गो में मैरिज ब्रेक आप इजीली प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। Yes, yes. थोड़ा पूरा बहुत problem डिस्टरबेंस हो था सकता है in रीजन between. भी। हाँ Yeah, problem हुआ but हाँ ठीक हो गया. ठीक हो गया। हाँ. तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ वीनस इन वर्गो आप कभी भी ऐसे नहीं कहोगे। Yeah, we cannot conclude or say Right. it as a fact. राइट Okay, sir. ठीक है। वीनस इन 3, 6, 10, 11 हाउसेस और बेनिफिक वीनस इन 7th हाउस makes one fortune after marriage. थ्री 6 10 की बात क्यों करी हमने यहाँ पे? उपचय स्थान है। 10 is profession. उपचय उपचय Correct. उपचय भाव 3, 6, 10, 11। वीनस इंडिकेटर है मैरिज का। सेकंड हाउस का नेचुरल जोडियक में वेल्थ हाउस को लेके चलता है, तो फॉर्च्यून आफ्टर मैरिज। ग्रोथ राशि ग्रोथ साइंस है, ग्रोथ भाव। वीनस इन केंद्रा इन ओन हाउस और एक्सॉल्टेशन वीनस इन केंद्रा इन ओन हाउस और एक्सॉल्टेशन, यानी कि केंद्र में अगर वीनस है बट इट शुड बी ईदर इन ओन हाउस और इट्स एक्सॉल्टेशन। इफ इट इज देयर, one will or the native will be blessed with material gains, conjugal bliss, and all other sorts of comforts in life. Venus in Taurus, Leo, Virgo, Libra, Sagittarius, and Pisces. Venus in these signs are considered to be more beneficial, जबकि यहाँ पे एक साइन उसका डेबिलिटेशन का है। और एक साइन उसका बैरन साइन बन जाता है, लियो साइन। But Venus in these signs is considered to be good or benefic, more benefic than other signs. In Capricorn, if Venus is in Capricorn, it gives excessive attachment and aggressive ambition. Excessive attachment to what? Spouse? Attachment to like पूरा materialistic life। हाँ, क्योंकि नेचुरल जोडियक का 10th हाउस है ना कैप्रिकॉर्न। पर सर अगर वीनस इन हो, मैं अभी वही पूछने वाली थी, वीनस इन 10th हाउस हो, कैप्रिकॉर्न साइन ना हो,
then तो भी देगा, attachment तो भी देगा, बट थोड़ा बहुत कम कर देगा, देगा तो क्या? जरूर। वीनस इन 10th हाउस इज डेफिनेट एम्बिशियस चार्ट। मून से 10th में अगर वीनस हो, हाई ऑन एम्बिशन। लग्ना से 10th में हो, हाई ऑन एम्बिशन। अब जिस सपोज करिए लग्ना में मून भी है, तो वो लग्ना से भी और मून से भी होगा, डबल हाई ऑन एम्बिशन। लग्ना से हमेशा वेटेज देना फर्स्ट को, सेकंड बिकम्स मून से 10th। इनफैक्ट 10th में कोई भी प्लैनेट आ जाए, वो उस अपने सिग्निफिकेशन से रिलेटेड एम्बिशंस देगा ही देगा। तो वीनस क्योंकि ओवरऑल एक मटेरियलिस्टिक प्लैनेट है, हाई ऑन डिजायर्स वाला एक प्लैनेट है, इफ इट इज प्लेस्ड इन द 10th हाउस, तो वो अपनी सारे सिग्निफिकेशंस से रिलेटेड एम्बिशियस बना देगा। नहीं सर, यहाँ केस उल्टा है, मेरे केस में नहीं है ऐसा बिल्कुल भी। मेरा वीनस 10th हाउस में है। हाँ, बिल्कुल किसी भी चीज को लेके बहुत एम्बिशियस नहीं हूँ, मतलब सटल हूँ बिल्कुल हर चीज को लेके। ठीक है, हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई चलो ये खास तो अच्छा है, वो चीज है। ये तो अच्छा है 10th फिर। house, but which Rashi, like which हाँ 4 नंबर, वही पानी में चला गया शायद इसीलिए। Cancer? नहीं, कैंसर। कैंसर, यस। और जुपिटर साथ में है, तो वो भी और दोनों उस चीज को कर देता आप है मेरे वैसे ख्याल। प्रोफेशनली एक्टिव हो? नहीं हूं ना, वही कोई प्रोफेशन चलता ही नहीं है। अगर किसी में एक्टिव होने की कोशिश करती हूँ तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वहीं रुक जाता है प्रोफेशन, हो ही नहीं अच्छा, पाता। तो वो अच्छा। फिर अब तो वो एम्बिशंस खत्म ही हो गए। किसी आपका एक टाइम लग्न में लॉर्ड थे। कहाँ है? मेरा लग्ना लग्न लॉर्ड 10th में ही तो आ वीनस गया है, ये। हाँ, वीनस है वीनस आ 10th गया में ही ना, आ गया 10th ना, में आ गया, राइट। वीनस। तो ये किसी और वजह से दे रहा होगा, आपका शायद ऑपरेटिव लगना कुछ और हो सकता है। Dasha. नहीं, दशा नहीं, ये योग तो इनको, क्योंकि वो लग्ना लॉर्ड है, एम्बिशियस तो बनाना चाहिए, हर हाल में बनाना चाहिए। नहीं, वो किसी एक टाइम पे था जब यंग थे, अब हाँ, टाइम के साथ सारे एम्बिशियस खत्म हो गया। ठीक है वो तो चल रही है देखो ना फिर लाइफ, वही वो अभी वाला जो मैंने हिसाब है। बात कही ना, वुमेन आर मोर हाँ मैच्योर। हाँ वो हाँ बैलेंस हाँ करने की जो आर्ट है कि चलो चीजें नहीं मिली या हम नहीं कर पाए, वो फॉर वॉट एवर रीजंस, या फैमिली Yes, ने they अप्रूवल नहीं दिया आफ्टर मैरिज, बट यू वर correct. एम्बिशियस। ऐसा था ना, आप बोल रहे हो। हाँ। बिफोर मैरिज था कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, बट आफ्टर मैरिज धीरे धीरे वो हाँ, एम्बिशियस क्योंकि फुलफिल नहीं हुए, वही ठीक है राइट। कि रीजंस कई Sacrificed. थे, तो सेक्रीफाइस हाँ फैमिली की हाँ, वजह से हुए। तो अब वो एम्बिशियस ही खत्म हो गया, अब ठीक है जैसे चल रहा है, ठीक है ना, तो वो वो वाला देखो हिसाब फिर है। वहां पे चीज आ गई, कल्चर ने हम्म, क्या दिया और सोसाइटी हम्म, ने क्या दिया। हम्म, अदरवाइज यू वर ऑन द टारगेट। हम्म, जो ठीक है। प्लेनेट दे रहा है वो आपने किया, या वैसे आप थे, अब आपने अपने को परिस्थितियों के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया, दैट इज सेकंड थिंग। हम्म, 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 पर प्लैनेट को वो देना था, तो वो उसने वैसा आपको नेचुरली बनाया, है ना। अभी राइट। जुपिटर क्योंकि वहां पे है, देयर इज अ हम्म, कंजंक्शन। हम्म, जुपिटर एक सात्विकता प्रोवाइड करता है ना। हम्म, चीजों को शायद लिमिट कर दिया वहां पे जुपिटर ने कि नहीं, फैमिली इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि 4th हाउस को भी देख रहा राइट। है ना, कि फैमिली के लिए करा जा सकता है शायद। तो वो एक रीजन रहा होगा, बट ओवरऑल होलिस्टिकली चार्ट देखो। और वीनस एज अ लग्ना लॉर्ड, अगर सपोज करिए वीनस भी ना होता, जस्ट बिकॉज any planet is a lagna lord and goes to the 10th house, person will definitely be ambitious। ये मैं मान ही नहीं सकता कि वो उसके अंदर एम्बिशन नहीं होंगे। तो वीनस क्योंकि आपका लग्ना लॉर्ड है, प्लेस्ड इन द 10th हाउस, श्योर शॉट यू शुड बी समबडी हु हैज एम्बिशन इन लाइफ, पर वो आपने सेक्रीफाइस करे फैमिली के लिए। एक लास्ट पॉइंट है, फिर क्लास एंड करते हैं आज की। Venus in 12th house, it is good for conjugal bliss, but can also lead to secret love affairs and excessive greed for money। एक बार रिपीट करना सर प्लीज। Venus in 12th house, good for marital bliss, but can also give secret love affairs
with excessive greed for money, it should not, and then इसी में ही, इसी का एक लास्ट लाइन है, it should not be in Navamsha of Saturn. इसका क्या मतलब है नवांशा ऑफ सैटर्न? अच्छा, I didn't D9 understand, में। sir. Okay. It should not be Navamsha of Saturn means the previous sentence will be applicable, or The previous sentence is going to be definitely applicable, but irrespective किसी का Venus किस भी sign में है, in Navamsha it is not appreciated in Saturn sign. oh, that means it should not be in Capricorn or Aquarius. Yes. Okay. फिर वहां पे मैरिटल लाइफ में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, आती हैं। दूसरा, कई केसेस में शायद मैरिज ना हो। तीसरा, इम्पोर्टेंसी। एंड चौथा, सेम सेक्स मैरिज। तो उसके अलग कॉम्बिनेशंस हैं, वो आगे कवर करेंगे। ठीक है? Yes. Okay. Yes, sir. Thank you, sir. चलिए अब एंड करते ओके, हैं। थैंक यू सर। अच्छा, नेक्स्ट हाँ जी। सैटरडे क्लास होगी क्या? क्या है नेक्स्ट सैटरडे? कुछ ऐसा है? नहीं करनी? भाई दूज है। तो बताओ भाई, करनी है नहीं करनी? वो आप ग्रुप पे डाल देना। सर कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर मेजॉरिटी चाहोगे क्लास करनी तो रख लेंगे, नहीं चाहोगे तो स्किप कर देंगे। आई एम हैप्पी। एक बार आप ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है, फिर बताते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू चलो ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।